हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट नीट पर। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे फुल सिलेबस टेस्ट 34 और ये सेशन है इस मिशन के तहत। अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, और ये मिशन है माय मेंटोर डॉक्टर एसपी सिंह सर का। तो आइए सेशन स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 100 फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का जो कंपोनेंट नहीं है, ग्लाइकोलिपिड्स, प्रोलीन, फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स प्रेजेंट हैं। लिपिड्स फॉस्फोलिपिड्स हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी है। इसके अलावा यहाँ पर प्रोटीन्स, इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, शुगर, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स के फॉर्म में, ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्म में, और ये किधर होते हैं? टुवर्ड्स आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। तो ग्लाइकोलिपिड्स, शुगर और लिपिड्स ये प्रेजेंट है। फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स यहाँ पर लेसाइथिन, ये भी प्रेजेंट है। कोलेस्ट्रॉल ये भी प्रेजेंट है, फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है, स्टेबलाइज करता है मेम्ब्रेन को। तो यहाँ पर इन नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट हुआ प्रोलीन। प्रोलीन क्या है? ये प्रोलीन जो है ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। और इसका यूनिक साइक्लिकल स्ट्रक्चर है। जिसकी वजह से ये मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स में एब्सेंट है। तो 100 फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो गया। सेकंड, नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन ये एड्रीनल मेडुला से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। सिंपैथेटिक फाइबर सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग से भी रिलीज होते हैं, और रिलीज बाय सिंपैथेटिक फाइबर्स, ठीक है, रिलीज बाय पैरासिम्पैथेटिक, ये इमरजेंसी हार्मोन्स। तो पैरासिम्पैथेटिक नहीं, सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक जब रिलैक्स कंडीशन होती है तब काम करता है। इंक्रीजेस द हार्ट रेट, हार्ट रेट को बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाएगा, डिक्रीज नहीं बढ़ाता है। रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाएगी। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, सेकंड एंड फोर्थ यहाँ पर इनकरेक्ट दिया हुआ है। करेक्ट पूछा है तो 1 and 3। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 103, when man eats fish which feeds on zooplanktons which have eaten small plants, the producer in this chain is। तो man eats fish which feeds on zooplanktons which have eaten a small plant। मैन ने कंज्यूम किया फिश को, फिश ने कंज्यूम किया हुआ था जू प्लैंकटन को, और जू प्लैंकटन ने कंज्यूम किया हुआ था स्मॉल प्लांट्स को। तो ग्रीन प्लांट्स ये प्रोड्यूसर्स होते हैं इन एनी फूड चेन। तो यहां पर प्रोड्यूसर इन दिस चेन, यहां पर स्मॉल प्लांट्स। Now we move to other question. Question number 104. Which one is true? Commensalism, when none of the interacting population affect each other। तो commensalism किस टाइप का इंटरेक्शन है? ये +0 टाइप का इंटरेक्शन है। None of the interacting population affect each other, ये गलत हो गया। इसमें एक का फायदा है, एक का ना फायदा है ना नुकसान है। तो ये commensalism। Symbiosis, when the interaction is useful to both the population। तो ये प्लस टाइप का पॉपुलेशन इंटरेक्शन का एग्जाम्पल है। तो बोथ द पार्ट पॉपुलेशन, तो ये ठीक है यहाँ पर। सिम्बायोसिस, व्हेन नाइदर पॉपुलेशन अफेक्ट्स ईच अदर, ये गलत हो गया। दोनों एक दूसरे को पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस करती हैं। कमेंसलिज्म, व्हेन द इंटरेक्शन इज यूजफुल टू बोथ द पॉपुलेशन, ये दोनों पॉपुलेशन के लिए नहीं, एक के लिए फायदेमंद है और दूसरे का ना फायदा है ना नुकसान है। तो सिम्बायोसिस के एग्जाम्पल्स क्या हुए? जैसे लाइकेन हो गया, माइकोराइजा हो गया,
प्लांट पॉलिनेटर्स, प्लांट और उनके पॉलिनेटर्स के बीच में जो ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म है या म्यूचुअलिज्म, तो ये सब सिम्बायोसिस के एग्जांपल्स हैं। आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105th। द पॉपुलेशन ऑफ एन इंसेक्ट स्पीसीज शोज एन एक्सप्लोसिव इंक्रीज in numbers during rainy season followed by its disappearance at the end of the season. What does this show? तो यहाँ पर रैपिड इंक्रीज होगा और उसके बाद फिर सडन डिक्लाइन है, तो ये जे शेप्ड कर्व। और सिग्मॉइड, सिग्मॉइड यहाँ पर नहीं, क्योंकि सिग्मॉइड में क्या होता है, ये स्टेबलाइज हो जाता है, कैरिंग कैपेसिटी तक पहुँचेगा, कैरिंग कैपेसिटी तक पहुँचने के बाद फिर ये स्टेबलाइज। तो सडन डिसअपेरेंस, और सडन डिसअपेरेंस क्यों हुआ, क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो होंगी वो चेंज हो जाएंगी, रिसोर्सेज जो होंगे वो कम पड़ने लगेंगे, तो इस वजह से। तो यहाँ पर आंसर क्या हुआ, रेनी सीजन पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व इज ऑफ जे टाइप, ये यहाँ पर सही है। द फूड प्लांट्स मैच्योर एंड डाई एट द एंड ऑफ द रेनी सीजन, द पॉपुलेशन ऑफ इट्स प्रेडेटर इंक्रीज इनॉर्मसली एस शेप्ड और सिग्मॉइड ग्रोथ, तो आंसर सेकेंड। Now we move to other question. Which one of the following plants shows a very close relationship with a species of moth where none of the two can complete its life cycle without the other? तो यहाँ पर ये none of the two can complete its life cycle, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, और ये ज़रूरत कैसी है, कंपलसरी ज़रूरत है, तो ये ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है, और ये को एवोल्यूशन का भी एग्जाम्पल होगा, दोनों साथ में इवॉल्व करेंगे जो। तो ये यक्का और प्रोन्यूबा मॉथ, यक्का प्लांट एंड प्रोन्यूबा मॉथ, 106 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। टिश्यू कल्चर टेक्निक कैन प्रोड्यूस इनफाइनाइट नंबर ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम ए स्मॉल पेरेंटल टिश्यू। एक्स प्लांट यूज किया जाता है, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, जिससे कि पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। और ये प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सेल के, प्लांट सेल के पास प्रॉपर्टी होती है टोटीपोटेंसी की। टोटीपोटेंसी मतलब पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की क्षमता। तो और इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसमें क्या है, तो ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ये है कि इसमें वेरिएशन कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं होगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, तो जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल पेरेंट, आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन और यूज ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इज टू। तो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड जिनका जीनोम के साथ मैनिपुलेशन किया गया है, जीनोम हैज बीन मैनिपुलेटेड, चेंज किया गया है, और इनको बना दिया गया हर्बिसाइड रेजिस्टेंट। हर्बिसाइड मतलब जो हर्ब्स को किल करते हैं, वीड्स को जो किल करेंगे, वीडीसाइड। तो इसका मेन एडवांटेज क्या है, इसका मेन एडवांटेज ये है कि हम स्पेसिफिक हर्बिसाइड यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए हमने क्रॉप को रेजिस्टेंट बनाया है, स्पेसिफिक हर्बिसाइड, जिससे बहुत ज़्यादा जो डिफरेंट टाइप के हर्बिसाइड्स यूज़ हो रहे थे उससे हमें राहत मिलेगी, एक पर्टिकुलर टाइप का हर्बिसाइड यूज़ करेंगे। दूसरा होगा ये लेस परसिस्टेंट हो, जो हर्बिसाइड हम यूज़ कर रहे हैं वो लेस परसिस्टेंट, मतलब इजीली डिग्रेड हो जाए, और उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि रिड्यूस हर्बिसाइड एक्यूमुलेशन, हेल्थ सेफ्टी, फूड आर्टिकल्स, जो फूड आर्टिकल्स हैं उनमें हर्बिसाइड का एक्यूमुलेशन कम से कम होगा, तो आंसर विल बी सेकेंड। Now we move to other question, question number 109. Given below are two statements. Corolla is the outermost whorl of the flower and the members are called sepals. तो corolla नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, calyx. Calyx is the outermost whorl of the flower and the members are called sepals. Petals usually brightly colored to attract insects for pollination. तो corolla का petals जो होगा ये unit है, और calyx के बाद है, outermost whorl is calyx, then corolla, then androecium, then gynoecium, KCAG से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, पेटल्स का काम होता है पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना, बट करोला वाला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, थर्ड।
Now we move to another question, question number 110. Given below are two statements. Lenticels help in gaseous exchange in woody stems. Lenticels ये ठीक है, ये gaseous exchange में help करते हैं, ये openings होंगी woody stems में. Glycolysis, substrate level phosphorylation takes place between 6 carbon containing compound and 5 carbon containing compound. तो ये गलत है. यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है वो 7th और 10th स्टेप में. 7th स्टेप यहाँ पर क्या है, तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. जब ये कन्वर्ट होता है कि इसमें फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. एंजाइम यहाँ पर होता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज. ये एंजाइम, इसके प्रेजेंस में यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर होगा जो एडीपी एक्सेप्ट करेगी और एटीपी में चेंज हो जाती है. ये फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. और नेक्स्ट यहाँ पर होता है जब फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड ये चेंज होता है पायरुविक एसिड में. यहाँ पर एंजाइम होगा पायरुवेट काइनेज और ये यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफ़र करेगा, एडीपी एक्सेप्ट करेगी और ये एटीपी में चेंज होती है. तो ये हो गया यहाँ पर सेकंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. और ये दोनों ही कंपाउंड्स कैसे हैं, ये भी 3 कार्बन का है और ये भी 3 कार्बन का, ये भी 3 कार्बन का और ये भी यहाँ पर पायरुविक एसिड भी कितने कार्बन का, 3 कार्बन का. तो 3 कार्बन एंड 3 कार्बन होना चाहिए था. तो ये स्टेटमेंट गलत है, ऊपर वाला सही है. 110 का स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट but statement 2 is incorrect. Now we move to other question, question number 111. There is a restriction endonuclease called EcoR1. What does CO part in it stands for? तो E यहाँ पर है एशरीशिया के लिए, CO हो गया कोलाई के लिए स्पीसीज, R यहाँ पर स्ट्रेन RY13 और 1 यहाँ पर ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन. तो CO इज फॉर कोलाई. नेक्स्ट क्वेश्चन 112. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज ए वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग ए डीएनए फ्रैगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट्स. तो इसका यूज किया जाता है जीन थेरेपी में. एडीए डेफिशिएंसी, एडिनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी में. और यहाँ पर जो वेक्टर यूज किया जाएगा वो होगा रेट्रोवायरस. टीआई प्लाज्मिड ये प्लांट्स के लिए यूज होगा वेक्टर के तौर पर, ये बैक्टीरिया के लिए है और इसका यूज होता है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में PBr 322. तो करेक्ट आंसर हुआ फर्स्ट. नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113. व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डीएनए फ्रैगमेंट्स मूवमेंट ऑन एगरोज जेल ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए के सेपरेशन के लिए टेक्निक है. यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स, ये वाला हो गया एनोड, ये हो जाएगा कैथोड और यहाँ पर ये वेल जिसमें डीएनए के सैंपल्स लोड किए जाएंगे. तो डीएनए अपनी साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट होगा. जितना बड़ा, जितना छोटा साइज होगा वो नीचे की तरफ आएगा, स्मॉलेस्ट. क्योंकि यहाँ पर एगरोज जेल जो है यहाँ पर ये क्या प्रोवाइड करता है, ये सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा. जिसकी वजह से जिसका साइज सबसे छोटा होगा वो छन के ज़्यादा दूर तक पहुंचेगा. तो स्मॉलर द फ्रैगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स. तो ये पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया हुआ है. पॉजिटिवली चार्ज फ्रैगमेंट्स मूव टू फार्दर एंड गलत है. नेगेटिवली चार्ज फ्रैगमेंट्स डू नॉट मूव, ये भी गलत है. लार्जर द फ्रैगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स. तो डीएनए जो यहाँ पर लोड किया गया वो कैसा है, निगेटिवली चार्ज. इस वजह से ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है. लेकिन ये मूवमेंट किस पे बेस्ड है, तो ये साइज पे.
तो 113 का करेक्ट आंसर हुआ फर्स्ट. नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 114. Question number 114. Which one of the following is not a property of cancerous cells, whereas the remaining three are? वो cancerous cells they compete with normal cells for vital nutrients. तो जब ये cells भी living cells हैं, ये vital nutrients consume करेंगी, ठीक है, normal cells के साथ competition होगा. They do not remain confined in the area of formation. तो ये metastasis शो करती हैं. ये स्टेटमेंट भी सही है. मेटास्टेसिस मतलब जो कैंसरस सेल्स हैं वो डिसलॉज होकर के अलग होकर के जहाँ पर पहुँचेगी वहाँ पर मल्टीप्लाई करने लगेगी, वहाँ पर ट्यूमर का फॉर्मेशन करेगी, इसी को बोलेंगे मेटास्टेसिस. दे डिवाइड इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर, ये भी ठीक है. दे शो कॉन्टैक्ट इनिबिशन. एक्चुअली कॉन्टैक्ट इनिबिशन इनकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये नॉर्मल सेल्स की प्रॉपर्टी होती है. नॉर्मल सेल्स जब डिवाइड करती हैं तो दूसरी सेल के कॉन्टैक्ट में आने पर इन डिवीज़न की एबिलिटी जो होती है वो रुक जाती है. तो ये फोर्थ यहाँ पर गलत दिया हुआ है. नाउ क्वेश्चन नंबर 115. द फिंचेस ऑफ गैलापागो आइलैंड्स प्रोवाइड्स एन एविडेंस इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन ड्यू टू म्यूटेशन, रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन, बायोजोग्राफिकल एवोल्यूशन और स्पेशल क्रिएशन. तो फिंचेस ऑफ गैलापागो आइलैंड्स ये डार्विन फिंचेस, डार्विन ने सबसे पहले इनको नोटिस किया था. तो यहाँ पर मेल लैंड ये साउथ अमेरिका से बर्ड्स जो थी ये पहुंची थी गैलापागो आइलैंड्स पर, और यहाँ पर इनका बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हुआ. बायोलॉजिकल एवोल्यूशन किसमें? बीक्स में. चोंच जो थी वो इनकी डिफरेंट टाइप की अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट नीड्स, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस थी डिफरेंट आइलैंड्स पर, उसकी वजह से. और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था नेचुरल सिलेक्शन. और जोग्राफिकल क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भौगोलिक परिस्थितियाँ थी, जोग्राफिकल लोकेशंस थी, वो रिस्पॉन्सिबल थी इसके लिए. अलग अलग आइलैंड्स पे अलग अलग परिस्थितियाँ थी, एनवायरमेंटल कंडीशंस अलग अलग थी, अलग अलग फीड प्रेजेंट था. जैसे सीड्स जो थे वो कुछ सॉफ्ट सीड्स थे, कुछ हार्ड सीड्स थे. तो जिनके पास बड़ी चोंच थी तो वो हार्ड सीड्स को कंज्यूम कर पाए, छोटी चोंच वाले ख़त्म हो गए. या सॉफ्ट सीड्स थे तो वहाँ पर जिनकी स्मॉल बीक्स थी वो सरवाइव कर पाए. या इंसेक्ट्स थे या कैक्टस पे फीड जो करते थे. तो ये डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस की वजह से, तो इसलिए इसको बोला जाता है बायोजोग्राफिकल एवोल्यूशन. और इसके अलावा ये किसका एग्जाम्पल है? ये एडाप्टिव रेडिएशन का भी एग्जाम्पल है. और एडाप्टिव रेडिएशन के अलावा ये नेचुरल सिलेक्शन का भी एग्जाम्पल हुआ, डार्विन फिंचेस. तो 115 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड. नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 116. Which one of the following describes correctly the homologous structure? Homologous structure मतलब जिनकी origin सेम हो, function different हो. Origin सेम, function different. और ये बताएगा common ancestry के बारे में. जिनकी वजह से स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी मिलती है, एनाटॉमिकल सिमिलरिटी देखने को मिलेगी. तो ऑर्गन्स विद एनाटॉमिकल सिमिलरिटीज बट परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस, ऑर्गन विद एनाटॉमिकल डिससिमिलरिटीज, कॉमन एंसेस्ट्री है, कॉमन ओरिजिन है, तो ये एनाटॉमिकल डिससिमिलरिटी नहीं, सिमिलरिटीज होंगी. बोन स्ट्रक्चर वगैरह सेम होगा. जैसे 4 लिम्स ऑफ मैमल्स में देखा जाए तो ह्यूमरस, अपर लिम्ब में ह्यूमरस है, यहाँ पर रेडियस अल्ना है. चाहे वो बैट का देखा जाए या चीता का देखा जाए या ह्यूमंस का देखा जाए, 4 लिम्स. Organs that have no function now but had an important function in ancestors, तो ये हो गया वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में. ऑर्गन्स appearing only in embryonic stage and disappearing later in adult, ये भी गलत. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन. Now we move to other question. Question number 117. The following diagram showing restriction sites in E. coli, cloning vector PBR322. तो प्लाज्मिड, पी से प्लाज्मिड, बी आर से बोलिवर रोड्रिक्स 322. फाइंड द रोल ऑफ एक्स एंड वाई जीन्स. यहाँ पर एक्स और वाई जीन्स के बारे में पूछा गया है. तो एक्स यहाँ पर क्या है? ये ओराई.
और आई क्या प्रोवाइड करता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, प्लस ये क्या करता है, कॉपी नंबर्स को भी कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स कॉपी नंबर। ये वाई यहाँ पर क्या है, ये आर ओ पी, इसको बोलते हैं रिप्रेसर ऑफ प्राइमर। तो एक्स, जीन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ कॉपी नंबर, ये सही दिया हुआ है। एंड वाई, वाई जो है ये रिप्रेसर ऑफ प्राइमर, प्रोटीन्स को कोड करता है इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड, ये यहाँ पर सही है। द जीन एक्स इज फॉर प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड एंड वाई फॉर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पर ये एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस और ये वाला टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, बैम H1, SAL1, PVU1, PST1। तो ये गलत हो गया। जीन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्निशन साइट एंड वाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये भी गलत है यहाँ पर। और जीन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक एंड वाई फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड। तो आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। 118 में दिया हुआ है व्हाट इज इट दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस क्या है, ये पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और ये पॉलीमॉर्फिज्म किस रीजन की यूज की जाती है, तो सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए क्यों, क्योंकि ये रिपीटेटिव डीएनए का बना होता है, बल्क जीनोमिक डीएनए से अलग है। रिपीटेटिव डीएनए, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होंगे और इसमें भी यूज किया जाता है मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, दो तरीके का है। मिनी सैटेलाइट यहाँ पर यूज करते हैं और मिनी सैटेलाइट में वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स को यूज किया जाता है। तो रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ प्यूरिन्स एंड pyrimidines, रिलेटिव डिफरेंसेस इन द डीएनए अकरेंस इन ब्लड, रिलेटिव अमाउंट ऑफ डीएनए इन द रिजेस एंड ग्रूव्स ऑफ द फिंगरप्रिंट्स, गलत। सैटेलाइट डीएनए अकरिंग एज हाईली रिपीटेड शॉर्ट डीएनए सेगमेंट्स। तो ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इसका बेसिस है और ये कहाँ पर प्रेजेंट है, सैटेलाइट डीएनए में। तो आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, जीन रेगुलेशन गवर्निंग लैक्टोज ओपरॉन ऑफ ई कोलाई that involves the lac-I gene product is negative and repressible because repressor protein prevents transcription। तो ये कैसा है, किसका एग्जाम्पल है, लैकोप्रोन, रेगुलेटर जीन, फिर प्रोमोटर, फिर ऑपरेटर और यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन्स ZYA। तो ये यहाँ पर रेगुलेटर जीन, ये रिप्रेसर mRNA और इसके बाद बनता है रिप्रेसर प्रोटीन और रिप्रेसर प्रोटीन फिर बाइंड करती है जाकर के ऑपरेटर से। तो ये रिप्रेसर मतलब ये हो गया नेगेटिव रेगुलेशन का एग्जाम्पल, लेकिन ये इंड्यूसिबल है क्योंकि यहाँ पर अगर लैक्टोज या एलोलैक्टोज हो, लैक्टोज और एलोलैक्टोज, तो ये इसको इनहिबिट कर सकता है, इसको कन्फर्मेशनल चेंजेस ले आएगा, इसके साथ बाइंड करेगा, इसको इनएक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर सकता। तो ये नेगेटिव इंड्यूसिबल ओपरॉन का एग्जाम्पल है। तो नेगेटिव एंड रिप्रेसिबल यहाँ पर गलत। रिप्रेसिबल कौन सा है, ट्रिप्टोफान ओपरॉन, ये रिप्रेसिबल ओपरॉन का। फीडबैक इनहिबिशन गलत। पॉजिटिव एंड इंड्यूसिबल, पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है क्योंकि ये सप्रेस कर रहा है रिप्रेसर प्रोटीन के थ्रू। तो नेगेटिव एंड इंड्यूसिबल आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। जीन एंड सिस्ट्रॉन वर्ड्स आर समटाइम्स यूज सिनोनिमसली बिकॉज। तो समटाइम्स इनको सिनोनिमसली यूज कर सकते हैं क्योंकि सिस्ट्रॉन इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन। फंक्शनैलिटी के आधार पे, क्योंकि ये फंक्शनल एमआरएनए बनाएगा और फंक्शनल एमआरएनए जो होगा ये प्रोटीन। तो वन सिस्ट्रॉन विल कोड फॉर प्रोटीन्स, वन प्रोटीन। और ये कहाँ पर यूजुअली हमें देखने को मिलेगा, प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में ये यहाँ पर स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होता है, इस वजह से जीन का डेफिनेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, प्लस वहाँ पे रेगुलेशन भी अलग तरीके से। तो
तो synonymously because one gene contains one cistron. Answer will be third. Now question number 121. Which of the following RNAs should be most abundant in animal cell? कौन से RNA हैं जो सबसे ज़्यादा abundant है एनिमल सेल में? तो यहाँ पर राइबोसोमल RNA, मैसेंजर RNA से ज़्यादा tRNA और tRNA से ज़्यादा राइबोसोमल. ये 80% है, ये 15% है और ये 5%. साइज के इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो T देन R देन M. mRNA साइज में सबसे बड़ा है. परसेंटेज के हिसाब से राइबोसोमल RNA सबसे ज़्यादा है. तो मोस्ट अबंडेंट हो गया फोर्थ. नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 122. What are the structures called that give an appearance as beads on a string in the chromatin when viewed under electron microscope? तो ये क्या है? ये न्यूक्लियोसोम्स हैं. न्यूक्लियोसोम्स में हिस्टोन प्रोटीन्स, इनका ऑक्टामर होगा. ये पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स, हिस्टिडीन, लाइसिन, आर्जिनिन रिच होंगी. और हिस्टोन प्रोटीन्स यहाँ पर H2A, H2B, H3 एंड H4. इसका ये ऑक्टामर होगा, मतलब ये डाइमर के फॉर्म में दो यूनिट्स होंगे इनके. नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलाइजेज इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स इन ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन? हाइड्रोलाइजेज, तो ये इसके लिए कौन सा? लाइपेज लिपिड्स को ब्रेक करेगा. पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में पूछा गया. प्रोटीएज पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा. सेलुलेज सेलुलोज को. एंडोन्यूक्लियस ये यहाँ पर एक्ट करेगा, बीच में कट करेगा और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा. नेक्स्ट, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव नॉर्मल विजन दो देयर फादर्स वर कलर ब्लाइंड. द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर डॉटर बिकमिंग कलर ब्लाइंड इज. तो यहाँ पर हस्बैंड भी और वाइफ भी दोनों का कैसा है? नॉर्मल विजन. और फादर दोनों के कैसे हैं? कलर ब्लाइंड. फादर कलर ब्लाइंड, तो ये अपना एक्स क्रोमोसोम पास करेगा किसको? डॉटर को. और ये वाई क्रोमोसोम देगा सन को. तो यहाँ पर हस्बैंड कैसा होगा? नॉर्मल. और इसकी वाइफ कैसी है? ये कैरियर. अब यहाँ पर पूछा गया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर डॉटर बिकमिंग कलर ब्लाइंड. तो डॉटर के कलर ब्लाइंड होने के चांसेस यहाँ पर 0, क्योंकि हमेशा यहाँ पर ये कैरियर स्टेट होगी. तो 0%. सन के अफेक्टेड होने के चांसेस यहाँ पर ये 50%. अमंग अगर सन पूछा जाए तो 50%. अगर अमंग ऑल द प्रोजेनीज पूछा जाएगा तो ये 25%. नेक्स्ट, represented here is the inheritance pattern of a certain type of trait in humans. Which one of the following conditions could be an example of this pattern? तो फीमेल मदर से ये सन में, सन के थ्रू फिर ये डॉटर में, और मेल फादर से ये डिजीज ट्रांसफर हो रही है डॉटर में. तो ये क्या हो गया? ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस और ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव के लिए. तो यहाँ पर फेनाइल कीटोनूरिया ये ऑटोसोमल रिसेसिव है. सिकल सेल एनीमिया ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव. थैलासीमिया ये भी. तो फेनाइल कीटोनूरिया का जीन कहाँ पर है? क्रोमोसोम नंबर 12 पे. सिकल सेल एनीमिया का 11 पे. थैलासीमिया अल्फा और बीटा. अल्फा वाले का जीन होता है 16 और बीटा वाले का जीन होता है क्रोमोसोम नंबर 11 पे. तो ये सब ऑटोसोमल. यहाँ पर सेक्स लिंक्ड होगा हीमोफीलिया. थर्ड. 125. नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 126. Family of 5 daughter only is expecting 6th issue. The chance of its being a son. तो 5 लड़कियां हैं और छठा बच्चा एक्सपेक्ट किया जा रहा है. इसके लड़के होने के चांसेस क्या हैं? तो लड़के होने के चांसेस फिर से 50% ही होंगे, क्योंकि X और Y ये डिपेंड करेगा कि कौन सा गैमीट किससे फ्यूज कर रहा है. अगर Y फ्यूज करेगा X के साथ तो सन, और X फ्यूज करेगा X के साथ तो डॉटर.
तो यहाँ पर 50% एक्स होगा, 50% वाई, तो इस वजह से चांसेस कितने हुए 50%. 126. Now we move to other question. Question number 127. Match the terms in column 1 with their description in column 2 and choose the correct option. तो 127 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डोमिनेंस. डोमिनेंस क्या है? A single gene inheritance influences many characters. या in a heterozygous organism only one allele expresses itself. तो डोमिनेंस में कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ पर डोमिनेंट एलील अपने आप को एक्सप्रेस करता है, हेटेरोजाइगस ओनली वन एलील एक्सप्रेसेस इटसेल्फ. सेकंड, फिर यहाँ पर कोडोमिनेंस, इन हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म बोथ एलील एक्सप्रेसेस देमसेल्व्स फुल्ली, जैसे ब्लड ग्रुप ए बी ओ ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल, यहाँ पर ये एग्जाम्पल होगा कोडोमिनेंस. प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी में सिंगल जीन इनहेरिटेंस इन्फ्लुएंसेस मेनी कैरेक्टर, एक जीन जो होगी वो कई कैरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर रही होगी. एग्जाम्पल जैसे फेनाइल कीटोनूरिया, फेनाइल कीटोनूरिया में जो जीन अफेक्टेड होगी उसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन भी होगा और उसकी वजह से स्किन कलर की लाइटनिंग, हेयर पिगमेंटेशन, ये सब भी चेंज होता है. तो कई सारे ट्रेड्स यहाँ पर अफेक्टेड हो रहे हैं सिंगल जीन के गड़बड़ की वजह से. पॉलीजेनिक, पॉलीजेनिक जैसे स्किन कलर, मेनी जीन्स गवर्निंग ए सिंगल कैरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल स्किन कलर. तो आंसर हुआ यहां पर फोर्थ. नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 128. ऑन सेल्फिंग ए प्लांट ऑफ F1 जनरेशन विद जीनोटाइप द phenotypic रेशियो इन F2 जनरेशन विल बी. तो जीनोटाइप यहां पर दिया हुआ है और फिनोटाइप पूछा गया है. सेल्फिंग की जा रही है. सेल्फिंग का मतलब इसी का क्रॉस इसी के साथ, इसी सेम जीनोटाइप का, इसी के गैमेट्स यूज किए जाएंगे, दोनों मेल एज वेल एज फीमेल. और ये कैसा हुआ? ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों को पता है कि जो F2 जनरेशन होगी, F1 जनरेशन में यहाँ पर सिर्फ एक ही टाइप का ट्रेड देखने को मिलेगा. F2 जनरेशन में रेशियो होगा 3:1. तो यहाँ पर फर्स्ट आंसर, क्योंकि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है. नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 129. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. इनमें से कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है? ट्राइकोमोनियासिस, ये प्रोटोजोन डिजीज है, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. एंकेफेलाइटिस, एंकेफेलाइटिस ब्रेन से रिलेटेड है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन. सिफिलिस, सिफिलिस ये ट्रिपोनीमा पैलिडम. ये STD है और एड्स HIV वायरस से. तो यहाँ पर कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है? एंकेफेलाइटिस. नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 130. Which one of the following statement is correct regarding sexually transmitted disease? Person may contract syphilis by sharing milk with one already suffering from the disease. तो ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से या फिर शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड निडल से या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, शेयरिंग ऑफ मिल्क से नहीं. हीमोफीलिया इज वन ऑफ द STDs. हीमोफीलिया जो है ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है, STD नहीं है. जेनिटल हर्पीज एंड सिकल सेल एनीमिया आर बोथ STDs. तो जेनिटल हर्पीज है बट सिकल सेल एनीमिया नहीं है. द चांसेस ऑफ ए 5-year बॉय कॉन्टैक्टिंग STD आर वेरी लिटिल. ठीक है, क्योंकि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह से इसमें पहुंच सकता है, बाकी सेक्सुअल कांटेक्ट वगैरह के चांसेस इसमें नहीं है. तो फोर्थ आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 131. टॉक्सोप्लाज्मा, टॉक्सोप्लाज्मा ये पैरासाइट, ठीक है. टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, टॉक्सोप्लाज्मोसिस के लिए ये, और ये कब होता है? जब CD4 काउंट काफ़ी कम हो जाता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट होगी तब. HIV ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है. हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, पैरासाइट एंड पैथोजन बोथ. तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी ये निमोनिया कॉज करता है, पैरासाइट भी है और पैथोजन डिजीज भी कॉज कर रहा है. साल्मोनेला टाइफी,
पैथोजन बट नॉट पैरासाइट। तो पैथोजन अगर है तो पैरासाइट तो होगा ही होगा, क्योंकि पैरासाइट इन और ऑन द लिविंग बॉडी। ये शेल्टर ऑब्टेन करेगा या फिर फीड ऑब्टेन करेगा, परमानेंटली हो सकता है या फिर कुछ पीरियड के लिए होगा पैरासाइट। तो पैथोजन जो अगर डिजीज कॉज कर रहा है बॉडी में तो पैरासाइट होगा। तो आंसर इनकरेक्ट मैच यहां पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 132। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर आर्बोरिसेंट लाइकोपोड्स। तो आर्बोरिसेंट लाइकोपोड्स क्या थे, ये यहाँ पर ट्री लाइक टेरिडोफाइट्स, और ये एक्सटिंक्ट हैं, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। किससे अराइज हुए थे, तो ये अराइज हुए थे जोस्टेरोफाइलम। जो ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर्स हैं। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, टाइप ऑफ प्लांट है, ठीक है। लार्ज कलरफुल फ्लावरिंग प्लांट, ये टेरिडोफाइट्स थे तो गलत है। लार्ज सीड बियरिंग प्लांट्स, सीड भी कहाँ से शुरू हुआ है, जिम्नोस्पर्म से, तो ए एंड बी इज करेक्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 133। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। मैथियस लीडेन जर्मन बॉटनिस्ट, ठीक है। थियोडोर श्वान ब्रिटिश जोलॉजिस्ट, 1838-1839 में इन्होंने सेल थ्योरी दी थी, मॉडिफाई किया गया था रडल्फ विर्को द्वारा 1855 में। जॉर्ज पैलेट राइबोसोम्स की खोज की है। जीएन रामचंद्र, ये ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये बॉटनिस्ट नहीं, इन्होंने बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, तो फिजिसिस्ट, इंडियन फिजिसिस्ट। इनकरेक्ट मैच हो गया यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 134। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, दोनों वेक्टर का काम करते हैं, सही है। अरेबिडोप्सिस, ये नॉन ह्यूमन मॉडल्स हैं जिनके जीनोम सीक्वेंस कर लिए गए हैं। अरेबिडोप्सिस ये मस्टर्ड फैमिली का है, वीड है। तो ये टाइप ऑफ इंसेक्ट यहाँ पर गलत दिया हुआ है। सीनोरेप्टाइटिस एलिगेंस, ये फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड, ये ठीक है, इसका भी सीक्वेंसिंग हो चुका है। तो आंसर होगा, सेलेक्ट द करेक्ट मैच, ए बी एंड डी सेकेंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 135। एन्यूप्लॉइडी इज ए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वेयर क्रोमोसोम नंबर is not the exact copy of its haploid set of chromosomes due to, तो ये नॉन डिसजंक्शन हो जाता है यहाँ पर क्रोमेटिड्स का, उसकी वजह से होगा। और एक में या तो गेन होगा और दूसरे में लॉस होगा। तो एडिशन और डिलीशन की वजह से, सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ट्रांसलोकेशन भी नहीं और इन्वर्जन भी नहीं। तो बी एंड सी इज करेक्ट। अगर गेन हुआ है तो ये ट्राइसोमी जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम, और अगर लॉस हुआ है तो 2n-1, ये जैसा कि है टर्नर सिंड्रोम, ये देखने को मिलेगा क्लाइनफेल्टर्स में, डाउन में। क्लाइनफेल्टर सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है, डाउन सिंड्रोम ऑटोसोमल क्रोमोसोम की ट्राइसोमी। तो बी एंड सी इज करेक्ट। So I have covered my portion. Thank you all of you. Thank you so much. हेलो बच्चों, तो अभी तक आप लोगों ने 135 तक क्वेश्चंस देख लिए हैं। मैं आपको 136 से 170 करा रहा हूं, और आपको पता है हम लोग पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं FST-34। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है, 136। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, तो बताइए। स्पोरोपोलिनेंट कैन बी डिग्रेडेड बाय एंजाइम। तो स्पोरोपोलिनेंट जो केमिकल है
वो हाईली रेजिस्टेंट केमिकल है जो एग्जाइन बनाता है, वो किसी भी मतलब एग्जाइन वाला पार्ट बनाएगा और वो किसी भी एंजाइम से डिग्रेड नहीं होता। स्पोरोपोलिन मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल नहीं होता, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक मटेरियल है। जिसे किसने सिक्रीट किया है वो है टैपेटम, टैपेटम वाली इनर मेम्ब्रेन, याद रखिएगा। स्पोरोपोलिन कैन विदस्टैंड, झेल जाता है हाई टेम्परेचर और हाई एसिड और एल्कली, ये बात सही है। फिर लिखा स्पोरोपोलिन कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर बट नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वाली बात गलत। तो ये सही बात आपके पास 136 का थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। अ प्रेग्नेंट फीमेल डिलीवर्स अ बेबी हु सफर फ्रॉम स्टंट ग्रोथ, एक प्रेग्नेंट लेडी है जिसने डिलीवरी की है, उस बच्चे की स्टंट ग्रोथ है, मेंटल रिटार्डेशन है, लो आईक्यू है, और कह रहे हैं कि एबनॉर्मल स्किन है। ये किस चीज का रिजल्ट है? ये रिजल्ट है कि भैया प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड हार्मोन की कमी हो गई। ये है हाइपोथायरॉयडिज्म, और हाइपोथायरॉयडिज्म आपको बताना है। देखिए लिखा हुआ कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये वाली बात नहीं होगी। अगर कैंसर हो जाएगा तो थायराइडिज्म बढ़ जाएगा, हाइपर हो जाएगा। ओवर सिक्रीशन ऑफ पास्ट डिस्टेलिस नहीं। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन ये हो सकता है, क्योंकि आयोडीन जो है ना वो थायराइड हार्मोन बनाएगा। अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी इसका मतलब आयोडीन से आइडोथ्रियोनिन नहीं बन पाएगा। तो यहां पर इस वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा? हाइपोथायरॉयडिज्म, जबकि सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की बात यहां पर नहीं होगी। आंसर क्या है? थर्ड, 137। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम। तो स्पेसिफिक डिसऑर्डर करेक्ट आपको बताना है ऑप्शन के हिसाब से। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एज रिलेटेड है और यहां पर शॉर्टनिंग हो जाता है मसल का, ये वाली बात गलत है। ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है बेटा। क्या है बेटा? जेनेटिक डिसऑर्डर है, और वो भी कैसा जेनेटिक डिसऑर्डर है? उस डिसऑर्डर का नाम है ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑस्टियोपोरोसिस बोन मास डिक्रीज कर जाता है, हायर चांस हो जाते हैं फ्रैक्चर के, और एडवांस एज में मतलब हायर एज में, ये बात सही है। माइस्थीनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ये बात सही है। फिर लिखा है ये इनहिबिट करा देता है स्लाइडिंग ऑफ मायोसिन फिलामेंट, ये वाली बात गलत है। ऑटोइम्यून डिसीज में जो आपके पास रिसेप्टर होते हैं वो रिसेप्टर फिल्ड हो जाते हैं एंटीबॉडीज से, जिससे फर्दर वो स्टिमुलेशन, फर्दर वो सिग्नल आगे नहीं जा पाता। इस वजह से आपके पास माइस्थीनिया ग्रेविस होता है। ये आपके पास बात गलत है, ठीक है। गाउट इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट है ड्यू टू एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, नहीं। यहां पर एक्स्ट्रा डिपोजिशन किसका होगा? यूरिक एसिड का। तो सही जवाब आपके पास क्या बन जाएगा? सेकेंड, 138 का सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी। अगर आर्टरी है तो आर्टरी में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। आर्टरी में क्या होता है? ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, लेकिन अयोर्टा से ज्यादा नहीं होता, याद रखिएगा। लिखा हुआ मोर देन दैट ऑफ द पल्मोनरी वेन, गलत जवाब। हाँ सॉरी, मोर देन तो ज्यादा ही होगा ना पल्मोनरी वेन से तो ज्यादा ही होने वाला है। लेस देन द वीना कावा से लेस देन, नहीं, ज्यादा होगा। सेम दैट द एओर्टा, बिल्कुल गलत। और सेम दैट द वीना कावा, नहीं। आंसर आपके पास 139 का फर्स्ट हो जाएगा। मोर देन दैट इन द पल्मोनरी वेन, आर्टरी में ज्यादा होगा, वेन में कम होगा। आर्टरी में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि जो आपके पास ट्यूनिका मीडिया होती है वो थिक होती है, ल्यूमिन कम होता है ना। अगला लिखा हुआ है द पाइनएप्पल विच अंडर नेचुरल कंडीशन इज डिफिकल्ट टू ब्लॉसम। पाइनएप्पल की बात कर रहा है, नेचुरल कंडीशन में वो मतलब जो ना फ्लावरिंग करने में डिफिकल्टी आ रही है। तो आप कह रहे हैं कि इसमें फ्रूट्स आने लगे थ्रू आउट ईयर, हम किसका एप्लीकेशन करें? तो पाइनएप्पल की फ्लावरिंग के लिए मुझे चाहिए ऑक्सिन। अगर इसे ऑक्सिन दे दिया जाए तो भाई साहब ये फ्लावरिंग करने लगेगा, फ्लावरिंग को प्रमोट करेगा। लेकिन किसी भी प्लांट को जब ऑक्सिन दिया जाएगा तो याद रखिएगा, ये ऑक्सिन अगर देना है तो सिंथेटिक ऑक्सिन देना पड़ेगा। कैसा ऑक्सिन? सिंथेटिक ऑक्सिन देना पड़ेगा, जिसमें NaA और 2,4-D है।
हालांकि ऑक्सिन में तो IA और IB भी है, लेकिन ये IBA जो होता है वो आपके पास नेचुरल है। नेचुरल वो प्लांट अपना खुद यूज करेगा, वैसे भी हार्मोन कम अमाउंट में होते हैं, किसी और के देने के लिए नहीं होते। अगर उस जैसे केमिकल को हम यूज करें, उसका जैसा केमिकल एनालॉग, तो उसी को हम उसका आर्टिफिशियल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो वो सेम काम करता है। लिखा हुआ है फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस। अगर अर्ली स्टेजेस में आपको फ्रूट और लीफ के ड्रॉप को बचाना है तो आपको किसका एप्लीकेशन देना पड़ेगा? फिर से हम बात कर रहे हैं, ये एप्लीकेशन है ऑक्सिन की। ऑक्सिन जो होता है वो फ्रूट और लीफ को अर्ली एज में गिरने से बचाता है। आंसर क्या बन जाएगा? सेकेंड। अगला बताइए। लिखा हुआ अ प्लांट इन योर गार्डन अवॉइड फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस। एक प्लांट है आपके गार्डन में जो फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस को रोकना चाहता है, अवॉइड करना चाहता है। हैज इंप्रूव वाटर और यूज एफिशिएंसी, और उसके साथ साथ वो शो कर रहा है हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट हाई टेम्परेचर। दिमाग तो चला ही गया होगा इतनी बातों से। तो बताइए, ये प्लांट के बारे में पूछ रहे हैं, तो हाई टेम्परेचर को भी झेल लेता है, प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है। और क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसने अवॉइड कर लिया फोटो रेस्पिरेशन। और कौन से प्लांट फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड कर लेते हैं, C3 या C4? तो जवाब है C4। जवाब क्या आएगा? C4 प्लांट, क्योंकि इसमें दो तरह की सेल्स हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, एक बंडल शीथ सेल और एक मेसोफिल सेल। ठीक है, अगला। लिखा हुआ बंडल शीथ सेल में क्या ज्यादा होता है? तो बंडल शीथ सेल जो होती है वो थिक वॉल्ड होती हैं, और उसमें एंजाइम होता है रुबिस्को। यहां पर जो है ना, केल्विन साइकिल बंडल शीथ सेल में चलती है इन द C4 प्लांट। तो उसमें पेप्केज नहीं होता, गलत जवाब। लैक रुबिस्को लिखा हुआ है, गलत जवाब। लैक रुबिस्को और पेप्केज लिखा हुआ, गलत जवाब। रिच इन रुबिस्को लिखा हुआ, ये बात सही है। 143 का आंसर क्या हो जाएगा? 4। अगला। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इज डन यूजिंग। जब भी किसी भी जीन का एम्प्लीफिकेशन करना है, तो जीन का एम्प्लीफिकेशन दो तरीके से कर सकते हैं, इन वीवो और इन विट्रो। सेल के अंदर अगर किसी प्लाज्मिड या वेक्टर से जोड़कर भेजेंगे तब भी जीन का एम्प्लीफिकेशन है, जीन की क्लोनिंग है। और अगर बाहर इन विट्रो में करना है तो PCR कराएंगे। तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं, क्रोमेटोग्राफी नहीं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन सही है। आप ऐसे करा सकते हैं। 3 स्टेप होते हैं, आपको पता है, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन। अगला। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच को सेलेक्ट करना है बेटा, बताइए। लिखा हुआ सेलुलर लेवल यू स्पॉन्जिया, क्योंकि ये पोरीफेरा है और पोरीफेरा में सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, सही बात। टिश्यू लेवल का प्लूरोब्रैकिया, तो ये आपके पास टीनोफोरा है, और जो टीनोफोरा होते हैं उसमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, सही है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑल फॉल्स फिश, ये वाली बात गलत लग रही है। जैसे कि आपने जेली फिश का नाम सुना है, तो जेली फिश तो आपके पास सीलेंट्रेट है, तो वो आपके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी ना है। मेमोरी ग्लैंड्स हॉर्स में पाया जाएगा, क्योंकि हॉर्स एक मैमल है। तो आंसर आपके पास थर्ड हो गया, कि इनकरेक्ट मैच निकालना था। 146 लिखा हुआ है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच को सेलेक्ट करना है, बताइएगा। कैप्सूल के आगे स्पोरोफाइट लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है, क्योंकि स्पोरोफाइट स्पोर में माइटोसिस से बना है। कैप्सूल, फुट और सीटा, ये तीनों आपके पास स्पोरोफाइट का ही पार्ट होते हैं, और इन द ब्रायोफाइट। और याद रखिए, इनकरेक्ट पूछना है। जेमा, जेमा आपके पास एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है, किसमें? लिवर वर्ड्स में, लेकिन यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा है, गलत जवाब। लेमिनेरिया और सारगासम यूज्ड एज अ फूड, ठीक है। और सिड्रस में नेकेड सीड पाए जाते हैं, क्योंकि सिड्रस जिम्नोस्पर्म है। क्या है बेटा? जिम्नोस्पर्म। तो आंसर आपके पास गलत निकालना था, 146 का सेकंड बनेगा। अगला बताइए 147। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच को सेलेक्ट करना है। स्लैजिनेला एक टेरिडोफाइट है, और टेरिडोफाइट में स्पोरोफिटिक स्टेज डोमिनेंट होती है, सही है। स्पाइरोगायरा एल्गी है, गैमेटोफिटिक स्टेज डोमिनेंट होती है, ये भी सही है। साइकस, साइकस में मेल कोन और मेगा स्पोरोफिल अलग अलग प्लांट पर होते हैं, यूनिसेक्सुअल बोल सकते हैं। इक्विसिटम में लिखा हुआ गैमेटोफाइट स्टेज डोमिनेंट है, ये वाली बात गलत है, क्योंकि इक्विसिटम जो है वो टेरिडोफाइट होता है, और जो टेरिडोफाइट होते हैं
उनकी स्पोरोफिटिक स्टेज डोमिनेंट होती है। तो आपके गलत जवाब जो है 4 आ गया। अगला लिखा हुआ है दो स्टेटमेंट, मैनी मेम्ब्रेन bound minute vesicle called microbodies contain various enzyme are present both plant और animals। बिल्कुल जो ये बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं माइक्रोबॉडीज की। माइक्रोबॉडीज वो छोटे सेल ऑर्गेनेल होते हैं जिन पर मेम्ब्रेन पाई जाती है, वो आपके एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाए जाते हैं, वेरियस एंजाइम रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर स्पीरोसोम हो सकता है, ग्लाइऑक्सिसोम हो सकता है, परऑक्सिसोम हो सकता है। लिखा हुआ है स्टेटमेंट 2 में सेंट्रोमियर होल्ड करता है दो क्रोमैटिड को ऑफ अ क्रोमोसोम। ये दोनों बातें सही हैं और सेंट्रोमियर का फॉर्मेशन प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ क्रोमोसोम से बनता है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही हैं और दोनों सही हैं तो आंसर आपके पास 148 का 4 बन जाएगा। 148 का आंसर क्या बन जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा, कोई इसमें डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? सेलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच आपको कराना है एनाबिना। एनाबिना एक मोनेरन है और एनाबिना ऑटोट्रॉफिक है और वो भी फोटो ऑटोट्रॉफिक, ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रॉफिक। गानुलेक्स एक यूकैरियोट है, ठीक है, और 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, ये भी सही है क्योंकि गानुलेक्स इज द एग्जांपल ऑफ डायनोफ्लैजिलेट। फिर लिखा हुआ है राइजोपस यूकैरियोट है और वो ऑटोट्रॉफिक है। ये वाली बात राइजोपस को लेकर गलत है क्योंकि राइजोपस क्या है? फंजाई, और फंजाई ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, वो तो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। और वायरॉइड्स इन्फेक्शियस एजेंट है और एसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, पता है, ये बात सही है। तो ए, बी और डी सही है, आंसर फर्स्ट बन जाएगा। 149 का आंसर क्या बन जाएगा बेटा? फर्स्ट। अगला क्वेश्चन बताओ। हाँ, लिखा हुआ इन अ फॉलो अप द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन। तो बायोडायवर्सिटी के समिट की बात कर रहे हैं, कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं वर्ल्ड समिट कब हुआ? तो ये वर्ल्ड समिट हुआ था 2002 में जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में, और लगभग 190 कंट्रीज ने साइन किए थे और ये कहा था कि 2010 तक हम सिग्निफिकेंट रिडक्शन कर लेंगे, करंट रेट ऑफ बायोडायवर्सिटी के लॉस को रोक लेंगे, चाहे वो ग्लोबल लेवल पर हो, रीजनल लेवल पर हो, लोकल लेवल पर हो। तो आपके पास पहले डैश में लिखोगे 2000 और बाद वाले में 190। ये वाली बात गलत हो गई, ये वाली बात गलत, ये वाली बात सही है। थर्ड वाला ऑप्शन सही है 150। चलिए 151, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच आपको सेलेक्ट करना है, क्या आप कर पाओगे? देखो, अर्थवॉर्म फार्मर्स फ्रेंड कहलाते हैं, क्यों? क्योंकि अर्थवॉर्म डेट्रीवोर्स होते हैं और जब भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो परफोरेशन करते हैं सॉइल का, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बढ़ाते हैं, है ना। आपके पास ये डेट्रीवोर्स भी हैं, ठीक है। बैक्टीरिया कैटाबॉलिज्म करेगा। बैक्टीरिया क्या करेगा? कैटाबॉलिज्म बिल्कुल कर सकता है, कैटाबॉलिज्म में हेल्प कर सकते हैं फंजाई और बैक्टीरिया। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बदलेंगे। ह्यूमस हाईली सुटेबल फॉर माइक्रोबियल एक्शन, अंडरगोज डिकम्पोजिशन एट एक्सट्रीमली फास्ट रेट। लिखा हुआ है गलत बात, ये एक्सट्रीमली स्लो रेट होता है। कैसा होता है? स्लो रेट, क्योंकि ह्यूमस से मिनरलाइजेशन स्लो प्रोसेस है। तो आपके पास गलत जवाब 4 है, 151 का 4। अगला लिखा हुआ है सेलेक्ट द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करना है। एस्परजिलस नाइजर, ये एस्परजिलस एक एस्कोमाइसिटीज है और ये मल्टी सेलुलर फंजाई है। कैसी है? मल्टी सेलुलर। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ये ईस्ट ग्रुप का है और ईस्ट जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा एक ड्यूक्टेरोमाइसिटीज है और ये मल्टी सेलुलर है। जब मोनेस्कस परप्यूरियस, ये भी एक ईस्ट के ही ग्रुप का है और ईस्ट के ग्रुप का है, तो तुम कैसे हो गए? यूनिसेलुलर। तो ए और डी हो जाएगा जवाब, ए और डी, ए और डी नहीं, सॉरी, बी और डी, बी और डी आंसर फर्स्ट हो गया, 152 का फर्स्ट। अगला सेलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच आपको सेलेक्ट करना है फ्लैशी लीव्स
गार्लिक और ओनियन दोनों में देखने को मिलेगी फूड स्टोरेज के लिए, ठीक है। स्पाइंस, स्पाइंस आपके पास कैक्टस में देखने को मिलेगी डिफेंस के लिए, ये भी सही है। पिटियोल ऑस्ट्रेलियन अकेशिया बिकम्स ग्रीन फोटोसिंथेटिक, फूड के लिए हो जाएगा, और ये मॉडिफिकेशन है लीफ का। फिर अंडरग्राउंड स्टेम में जमीन कंद आता है और ये फूड स्टोरेज के लिए होता है। ये सारी बातें सही हैं, आंसर आपके पास थर्ड बनेगा। अगला, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर कॉकरोच। कॉकरोच के लिए करेक्ट ऑप्शन निकालना है, आप बता सकते हैं। तो कॉकरोच बाइसेक्सुअल होता है, गलत जवाब। कॉकरोच तो यूनिसेक्सुअल होता है। नंबर ऑफ ओवरी एंड टेस्टिस आर सेम, तो 2 ओवरी हैं 2 टेस्टिस हैं, ये बात सही है। दोनों यूरिकोटेलिक होंगे, ये बात सही है। लेब्रम 1 पेयर नहीं होगा, सिंगल होता है। क्या होता है? सिंगल। और नंबर ऑफ हिपैटिक सीका आर ग्रेटर देन मैलपिगियन ट्यूब्यूल, तो ये बात बिल्कुल गलत है। 6 से 8 हिपैटिक सीका होते हैं और 100 से 150 नंबर में मैलपिगियन ट्यूब्यूल होते हैं, तो ये बात कैसे सही हो सकती? तो सिर्फ बी और सी, ओनली बी और सी ठीक है। आंसर 154 का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला, अगला आपके पास लिखा सेलेक्ट द केमिकल इन विच कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर प्रेजेंट। उस केमिकल को छांटना है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो, मतलब COOH ग्रुप की बात कर रहा है। तो बताइए, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल आपके पास CH2OH CHOH CH2OH, लिपिड, सिंपल लिपिड, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा। एडेनाइलिक एसिड न्यूक्लियोटाइड है, नहीं होगा। पामिटिक एसिड फैटी एसिड है, होगा। और आपके पास सेरीन एक अमीनो एसिड है, होगा, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है और अमीनो ग्रुप भी। सी और डी सही है, और सी डी सही है, आंसर 155 का थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, 156, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम स्पीसीज। मैक्सिमम स्पीसीज की बात कर रहे हैं। एंट लगभग 20,000 के आसपास की बात है। फिशेस लगभग 28,000 की बात है। ऑर्किड भी लगभग 20,000 की बात है। बीटल्स 3 लाख स्पीसीज पाई जाती हैं, आंसर क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 157, ठीक है। चलिए बेटा 157 को देख रहे हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन क्या है? डायग्राम से रिलेटेड आप देखिए, ये बीमारी कौन सी है? फाइलेरियसिस। और फाइलेरियसिस मतलब एलिफेंटियसिस, और ये किससे होता है? देखिए, पर्सन इन्फेक्टेड विद एनिमल, यस। एनिमल का नाम क्या है? वो हेलमिंथ है, नाम है उसका बुचरेरिया। आपके पास इसे एलिफेंटियसिस कहते हैं, यस। पर्सन इन्फेक्टेड विद इन्फेक्शियस डिजीज, तो आपके पास बिल्कुल, क्योंकि क्यूलेक्स मॉस्किटो इसे फैला रहा है, तो ये वाली बात भी इन्फेक्शियस डिजीज में आएगा। और पर्सन इन्फेक्टेड विद हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, तो एनिमल हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ये वाली बात भी सही है। तो ABCD, मतलब ABCD सारी बातें सही हैं, और चौथा ऑप्शन यहां से गायब है, तो चौथा ऑप्शन यहां पर होगा ऑल। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर? 157, 157 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। अगला क्वेश्चन देखिए, 158, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर ब्रिंजल। ब्रिंजल के बारे में बात करी जाए तो इसका मतलब ये सोलेनेसी फैमिली का है। कौन सी फैमिली? सोलेनेसी। तो ये जीनस इसका सोलेनम है, ठीक है। स्पीसीज मिलांजिना है। सुपीरियर ओवरी होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि एपीगाइनस कंडीशन या हाइपोगाइनस, सुपीरियर ओवरी है तो हाइपोगाइनस होगा। और एपीफिलस कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। एपीफिलस कंडीशन आपको लिलिएसी में देखने को मिलती है। तो आपके पास ABCD होगा जवाब, आंसर सेकंड हो जाएगा, 158 का सेकंड। अगला देखिए, अगला आपके पास लिखा है सेलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच करना है तो बताइए, हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस है तो ओवरी सुपीरियर होने वाली है, ये हो जाएगा ए का हो जाएगा सेकंड। एपीगाइनस, एपीगाइनस में इंफीरियर ओवरी होगी, ये हो जाएगा फर्स्ट। पेरीगाइनस हाफ इंफीरियर मतलब थर्ड। और पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, अगर कंपाउंड में पिन्नेटली कंपाउंड है तो छोटे छोटे लीफलेट में बचा हुआ है तो मिड रेब रेचेस में बदल जाता है, ये बात 4 ठीक है।
तो मैचिंग मिलाइए सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, आंसर आपके 159 का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। 160 पेप्टाइड बॉन्ड आर प्रेजेंट इन ट्रिप्सिन, इंसुलिन और ग्लूट4। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि ट्रिप्सिन भी आपके पास प्रोटीन है, इंसुलिन भी है और ग्लूट4 भी आपके पास प्रोटीन है, और जो प्रोटीन होते हैं उसमें पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। लिखा हुआ है आउट ऑफ 3 कंपोनेंट्स न्यूक्लियोटाइड 1 इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। सेकेंड ट्राई सेकेराइड लिखा हुआ है, गलत है। और तीसरा फॉस्फोरिक एसिड, सही है। दूसरा जो उन्होंने ट्राई सेकेराइड लिखा हुआ है वहां पर राइबोज शुगर होगा, या फिर डीऑक्सीराइबोज, मतलब पेंटोज शुगर, या फिर मोनोसेकेराइड बोल सकते हैं आप। ट्राईसेकेराइड नहीं होगा, मोनोसेकेराइड होगा। तो ये वाली बात लेकर आपके पास स्टेटमेंट गलत हो गया। फर्स्ट सही है, दूसरा गलत है। आंसर आपके पास 160 का सेकंड हो जाएगा। अगला देखिए 161 लिखा हुआ है समटाइम for certain ecological investigation there is no need to know absolute population density, relative density serve a purpose equally well। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि आपको पता है कभी कभी पॉपुलेशन डेंसिटी को नंबर में काउंट करना उतना ज्यादा सही नहीं बैठता। जैसे कि हमने 100 पार्थेनियम प्लांट ले लिया और एक ह्यूज बनियन ट्री ले लिया, तो नंबर के केस में अगर हम डेंसिटी की बात करेंगे तो काम नहीं चलेगा, वहां पर हम बायोमास वगैरह लेते हैं। रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं। लिखा हुआ है नंबर अंडर नॉर्मल कंडीशन आई माइग्रेशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये वाली बात नहीं है। नॉर्मल कंडीशन में बर्थ और डेथ आपके पास इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और आई माइग्रेशन तब इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब न्यू कॉलोनाइजेशन किया जाए। तो ये वाली बात गलत, एक सही दूसरा गलत, और फिर से आंसर आपके पास सेकंड बना है, 161 का सेकंड आ जाएगा। अगला देख लो, लिखा हुआ विच टाइप ऑफ पेजेस प्रेजेंट इन रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक में सारे पेज होंगे, जबकि रेड पेज और पिंक पेज वो आपको क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज। जबकि ग्रीन पेज आपको बताता है जो कि किसी भी तरह के इंडेंजर्ड स्पीसीज नहीं है, मतलब आउट ऑफ डेंजर है, आउट ऑफ डेंजर स्पीसीज। इसका मतलब ये सारे पेजेस प्रेजेंट होंगे। ब्लैक पेज होता है जिसमें हम एक्सटिंक्ट हो चुकी स्पीसीज के बारे में बताते हैं। ऑरेंज पेज होता है इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में बताते हैं। आपके पास अंबर कलर का पेज होता है जिसमें वल्नरेबल स्पीसीज के बारे में बताते हैं, और उसी तरीके से एक वाइट पेज होता है जिसमें हम रेयर स्पीसीज की बात करते हैं। तो डिफरेंट कलर के पेजेस पाए जाते हैं रेड डेटा बुक में, और रेड डेटा बुक में रेड और पिंक पेज पर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में जिक्र है। Which is not involved in meiosis 2। अगला क्वेश्चन है meiosis 2 में कौन इन्वॉल्व नहीं है? तो फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये meiosis 1 में होता है। सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम meiosis 2 में नहीं होता, ये आपके पास एनाफेज 1 में होगा, और ये 1 लगा हुआ है तो meiosis 1 में होगा। रिकॉम्बिनेज एंजाइम पेकाइटीन, और पेकाइटीन भी आपके पास प्रोफेज 1 की बात है, मतलब हम बात कर रहे हैं meiosis 1 की। तो ये सारे नहीं होंगे, आंसर ऑल होगा। सारे meiosis 1 के हैं, कोई meiosis 2 का नहीं। अगला, एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर सेल। बिल्कुल बात सही है कि जब भी आप साइटोप्लाज्मिक डिवीजन मतलब साइटोकाइनेसिस करोगे तो आपको सारे सेल ऑर्गेनेल का बंटवारा डॉटर सेल्स में करना पड़ेगा। फिर लिखा हुआ इन टीलोफेज सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं। गलत जवाब, ये टीलोफेज नहीं होना चाहिए, ये एनाफेज होना चाहिए। तो एक सही दूसरा गलत, ऐसा आपके पास फिर से आंसर है सेकंड, 164 का सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, मतलब 165 क्वेश्चन आपके पास इनकरेक्ट मैच को सेलेक्ट करना है। तो बताइए, ट्यूनिका इंटिमा मतलब इनर वाली लेयर स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है, बिल्कुल। ट्यूनिका मीडिया स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर की होगी, ये भी बात सही है। ट्यूनिका एक्सटर्ना फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की होगी, ये भी सही है। और कह रहे हैं ट्यूनिका मीडिया एब्सेंट होती है आर्टरीज में, ये बात गलत है। आर्टरीज में ट्यूनिका मीडिया थिकेस्ट होती है, तभी ल्यूमेन कम होता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है आर्टरी में। तो गलत जवाब आपके पास 165 का 4 है। अगला, सेलेक्ट द कोफैक्टर। कोफैक्टर के बारे में सेलेक्ट करना है। प्रोटीनेसियस पार्ट के साथ साथ नॉन प्रोटीनेसियस जो पार्ट होते हैं उसे हम कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर के तौर पर कोएंजाइम और मेटालाइन भी होते हैं। आप देखिए, ये जिंक भी कोफैक्टर है, NAD और FAD जैसे कोएंजाइम भी कोफैक्टर होते हैं। मैग्नीशियम मेटल है, ये भी कोफैक्टर है। हीम ग्रुप प्रोस्थेटिक ग्रुप है, तो ये भी कोफैक्टर में ही आता है। तो सारे के सारे कोफैक्टर हैं। आंसर आपके पास बन जाएगा थर्ड। अगला, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। आपको इनकरेक्ट मैच को सेलेक्ट कराना है। तो लिखा हुआ है प्लेजर और रेज। तो जो आपके पास सुखद एहसास और दुश्मनी का एहसास आपको लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस कराएगा। मोटिवेशन भी लिम्बिक लोब और आपके पास हाइपोथैलेमस का है। क्रेनियल नर्व के बारे में लिखा हुआ है ऑलवेज सेंसरी, ये वाली बात गलत है। अगर मैं कहूं कि क्रेनियल नर्व सेंसरी भी होती हैं, मोटर भी होती हैं, मिक्स्ड भी होती हैं। ये क्रेनियल नर्व सेंसरी भी होती हैं, आपके पास मोटर भी होती हैं और मिक्स्ड भी होती हैं। याद रखिएगा, ओनली ऑलवेज सेंसरी नहीं होती। सेरिब्रम मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन है, ये बात सही है। गलत जवाब आपके पास 167 का थर्ड आ गया है। अगला 168, सेलेक्ट द इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन मतलब ऑन साइट कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। हॉटस्पॉट इन सीटू में आएगा, बायोस्फीयर रिजर्व भी आएगा, सैक्रेड ग्रुप आएगा, जबकि गैमीट बैंक नहीं आएगा, ये एक्स सीटू में आ जाएगा। तो जवाब क्या होगा 168 का ABC, और ये सेकंड जवाब दिख रहा है आपको। 168 का जवाब क्या हो जाएगा, सेकंड। चलिए 169 पर चलते हैं। द जीन रिकॉम्बिनेशन अकर्स ड्यू टू, जीन का रिकॉम्बिनेशन होता है किस वजह से? तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम की वजह से, बिल्कुल। क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस की वजह से, यस। और ये क्रॉसिंग ओवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। तो आपके पास आंसर 4 बन जाएगा 169 का। 169 का आंसर बनेगा 4। और ये है आपका आज का आखिरी क्वेश्चन 170। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच आपको सेलेक्ट करना है। कंपाउंड एपिथेलियम की बात कर रहा है, मतलब मल्टीलेयर्ड होगा जो प्रोटेक्शन करेगा, चाहे वो केमिकल स्ट्रेस हो या मैकेनिकल। ग्लैंडुलर एपिथेलियम सिक्रीशन करेगा, ठीक है। एरियोलर टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट पाए जाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि वो कनेक्टिव टिश्यू है। आपके पास एडिपोज टिश्यू टाइप ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, बिल्कुल गलत। एडिपोज टिश्यू जो होता है वो भी एग्जाम्पल है लूज कनेक्टिव टिश्यू का, जिसकी सेल स्पेशलाइज्ड है फैट का स्टोरेज करने के लिए। तो 170 का गलत जवाब 4 है। इनकरेक्ट आपके पास मैच जो है वो 4 है, ठीक है। तो आप लोग 170 तक क्वेश्चन हमसे देख चुके हैं। इसके आगे के क्वेश्चन आप विक्रम सर के साथ डिस्कस करेंगे 171 से 200 तक। और आप डिस्कशन देख रहे थे FST 34। ऐसे ही पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, थैंक यू। हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूं। ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट 34 का ये पेपर है, जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों पेपर हुआ है। आज इसका पेपर डिस्कशन का सेशन है। सबसे पहले हमारे स्क्रीन साथी अली सर, शैलेंद्र सर को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने पेपर का एक्सप्लेन को बहुत ही शानदार किया है। और आई होप क्वेश्चन नंबर 171 से लेकर 200 तक की जर्नी आप लोग मेरे साथ करेंगे। तो आपके सामने 171 सवाल है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। लिखा कि फ्लैटेंड सेल, आपको जब एनिमल टिश्यू का चैप्टर पढ़ाया जा रहा था बच्चों,
एनिमल टिश्यू। तो उसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन 1 2 3 4 सिंपल, मस्कुलर, कनेक्टिव और न्यूरल। सिंपल में दो इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल, और फिर इपिथेलियल में दो सिंपल और कंपाउंड। सिंपल में तीन थे, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबाइडल, सिंपल कॉलमनर। उनकी कुछ शेप थी, आप ध्यान से देखिए, इसका शेप कुछ इस प्रकार से था, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्लैटेंड सेल। और इसका कुछ इस प्रकार से था, इसको क्यूबॉइडल, और इसका कुछ इस प्रकार से था, आपने ध्यान से देखिए, तो इसको बोलते हैं टॉल सेल। तो ये क्वेश्चन इस बात पे है कि क्या आपको सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉलमनर का शेप पता है कि नहीं। ये तीनों शेप बिल्कुल सही हैं, दैट इज फोर्थ आंसर। बाकी ये कहाँ पाए जाते हैं, इनकी अक्रेंसी आपको पता है कि ब्लड वेसल्स में होते हैं, एवलाई में होते हैं, जहां पर आपके डिफ्यूजन कराना होता है, जहां पर सिक्रीशन कराना होता है पीसीटी में, माइक्रोविलाई में, और आपके डक्ट ऑफ ग्लैंड में, और जहां एब्जॉर्प्शन का होता है स्टमक इंटेस्टाइन में, वहां ये पाए जाते हैं। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, इस कॉलमनर सेल पर आपकी सीलिया मिल जाती है, तो उसको बोलते हैं कॉलमनर सेटेड एपिथेलियम, जो कि ब्रोंकियल फाइलोपिंट में पाई जाती है, और इसका काम होता है किसी पार्टिकल या म्यूकस को एक डायरेक्शन में मूव कराना। फोर्थ आंसर। अब लिखा है से द इनकर्ड मैच फॉर प्लांट ग्रोथ, लिखा प्लांट ग्रोथ जनरली इनडिटर्मिनेट। तो ये बिल्कुल सही लिखा है, क्यों, क्योंकि पौधे को देख करके आप ये नहीं बता सकते कि पौधा किस डायरेक्शन में, किस दिशा में और कितना ग्रो करेगा। सपोज आपने एक बड़ा सा पेड़ देखा, क्या आप बता सकते हैं कि किस एंगल में, किस जगह से कौन सी नई पत्ती, कौन सा नया बड या कुछ ग्रोथ होगा। इसलिए और इरिवर्सिबल क्यों है, मान ली एक बार पत्ती छोटी सी थी और एक बड़ी हो गई तो वापस फिर रिगेन नहीं होगी, तो ये इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज होता है। ओपन फॉर्म ग्रोथ का मतलब पौधे में जीवन पर्यंत ग्रोथ होता रहता है, सेकेंडरी ग्रोथ के माध्यम से, डी डिफरेंस से, रीडिफरेंस के माध्यम से। तो ये तीनों सही है, इनकरेक्ट कौन सा है, नन। लिखा हुआ है शेप ऑफ कियास्माटा, याद करिए जब प्रोफेज 1 की आप बात कर रहे थे, प्रोफेज 1, ठीक है, उस प्रोफेज 1 में आपने देखा था एक पैकेटिन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, उसके बाद डिप्लोटीन, और फिर डाइकाइनेसिस। तो आपने देखा था डिप्लोटीन में एक सेट कियास्माटा स्ट्रक्चर बना था, और फिर इसका हुआ था टर्मिनलाइजेशन डाइकाइनेसिस भी, याद रखिएगा। तो दैट इज सेकेंड आंसर। अब लिखा से था इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर कंपोनेंट। आपको मालूम था कि न्यूरॉन जो है ये न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू का क्या है, यूनिट है। क्या भाई, ये यूनिट है, ये क्या है, यूनिट है। ठीक, और इसमें मेनली क्या होते हैं, एक आपकी सेल बॉडी होती है और एक आपका ये डेंड्राइट्स होता है, और ये एग्जाम है। तो एग्जाम में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, स्वान सेल। क्या बोलते हैं, स्वान सेल। और यहाँ पर ये होता है नोट्स ऑफ रेनवियर, जहाँ पर ये एब्सेंट होता है। ये है आपका डेंड्राइट्स, ये है आपकी सेल बॉडी, और इसी को बोलते हैं पेरिकार्डियम या साइटोन बोलते हैं। इसका ग्लाइड्स होगा और सेल बॉडी होगी, और नीजल ग्रेनुल इनके अंदर भरा होता है, याद रखिएगा, नीजल ग्रेनुल। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर राइबोसोम के बने होते हैं। साइटोनी सेल आपकी टेस्टिस में पाई जाने वाली स्ट्रक्चर है, सेल है, जो कि डेवलपिंग एजेंट को नरिशमेंट देती है, इसका कंपोनेंट नहीं है। लिखा सेवन इंटरेस्ट पर ट्रैकिड, आपको बताया गया था कि जब आप कॉम्प्लेक्स टिश्यू टिश्यू की बात करते हैं तो उसमें एक नाम आता है जाइलम, एक आता है फ्लोएम। जाइलम की बात करेंगे तो पहला आएगा ट्रैकेट्स, दूसरा वेसल्स, तीसरा फाइबर, और तीसरा पैनकाइमा। ठीक, तो ट्रैकेट तीन नॉन लिविंग है, पैनकाइमा लिविंग है। जब आप फ्लोएम की बात करते हो तो पहला आता है सी ट्यूब एलिमेंट, कंपाइनल, फाइबर और पैनकाइमा। तो केवल फाइबर इसमें नॉन लिविंग है, बाकी सब लिविंग है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कॉम्प्लेक्स टिश्यू की जब बात करते हैं तो क्या उसमें लिविंग नॉन लिविंग कंपाउंड बिल्कुल हैं। जाइलम में 3 नॉन लिविंग है, 1 लिविंग है, और फ्लोएम में 3 लिविंग है, 1 नॉन लिविंग है। तो और ये बात, ट्रैकेट वेसल्स वाटर के ट्रांसपोर्ट, मिनरल के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं, और ट्रैकेट जिन प्लांट में पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रैक्योफाइट्स। कमाल की बात है। और सबसे पहला ट्रैक्योफाइट है टेडोफाइट। तो टेडो जो तीनों ट्रैकेट्स होगा, लेकिन वेसल्स होगा वो जिम्नो टेडोफाइट नहीं होगा। तो ओनली जिम्नोस्पर्म, यही गलत याद रखिएगा, ये टेडोफाइट नहीं होगा, ये नॉन लिविंग है, जाइलम का कंपोनेंट है। दैट इज, हाँ, एक होता है ट्रैक्योफाइट, एक होता है ट्रैकियरी एलिमेंट। ट्रैकियरी एलिमेंट की जब आप बात करेंगे, ट्रैकियरी एलिमेंट्स, तो इसको क्या बोलेंगे, इसमें आपका ट्रैकिट्स और वैसा दोनों पाए जाते हैं, रखिएगा, दोनों आते हैं। सेकंड आंसर। अब लिखा है फॉलोइंग नॉन लिविंग। अभी आपने देखा कि जब मैंने आपको बताया फ्लोएम, तो फ्लोएम के आपके 4 कंपोनेंट थे, पहला सी ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फाइबर, पैनकाइमा। फाइबर केवल आपकी नॉन लिविंग है, बाकी सारे कंपोनेंट लिविंग है, तो कंपेनियन सेल तो लिविंग हो गया। और मेरिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा टिश्यू जिसके सेल जो कि लगातार डिवाइड करते रहते हैं, और सेल डिवीजन किसी लिविंग की प्रॉपर्टी। जितने भी मेरिस्टम है सबके सब लिविंग होता है, उसमें टिपिकल मेरिस्टम हो, चाहे जल्दी मेरिस्टम हो, इंटरकैलरी, सेकेंडरी मेरिस्टम हो, वेस्कुलर कैम्बियम हो, और उसके बाद से आप रूटिकल मेरिस्टम कह सकते हैं, सब जैसे कहीं बर्ड हो वो भी एक लिविंग है। फिर लिखा जाइलम फाइबर, मैंने अभी आपको बताया यही आपका नॉन लिविंग है। जाइलम फाइबर, फ्लोएम फाइबर दोनों अलग स्टेट CO2 H2O जुड़ करके ग्लूकोज बन जाता है, और प्लस यहाँ पर वाटर, ऑक्सीजन निकलता है। और जब आप रेस्पिरेशन पढ़ते हो तो आप देखते हो कि ग्लूकोज जो है ऑक्सीडाइज होकर
के CO2 और H2O, ये बन जाता CO2 और H2O। इसका मतलब ये आपका प्रोडक्ट किसका है, रेस्पिरेशन में, और ये रिएक्टेंट किस में है, फोटोसिंथेसिस में लिखा। इट इज अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर, बिल्कुल मेजर लिमिटिंग, क्यों, क्योंकि ये रॉ मटेरियल में बिना इसके इन्वॉल्वेशन के फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आगे चलेगी नहीं, और ये प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन है, और इट इज रिएक्टेंट इन फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल सही बात है सर। तो फोटोसिंथेसिस में रिएक्टेंट है, और रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में ये क्या है, आपका प्रोडक्ट है। अब कमाल की बात, जब आप एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ये प्रोडक्ट होगा, लेकिन लैक्टिक फर्मेंटेशन में प्रोडक्ट नहीं होगा, याद रखिए, क्योंकि CO2 नहीं निकलती, इसीलिए एरोबिक रेस्पिरेशन लिखा है। तो ये तीनों सेंटेंस सही है, CO2 के लिए फोर्थ आंसर। अब लिखा है इंकरेक्शन फॉर C4 प्लांट। आपको बताया गया था कि C4 प्लांट जो C3 से ज़्यादा एडवांस होते हैं, क्योंकि इसमें दो डिफ्रेंसिएशन होता है, ये आपका मीजोफिल है और ये आपकी बंडल सी सेल है। याद रखिए, पहला CO2 फिक्सेशन यहाँ पर होता है, जिसमें PEP फास्फोइनोल पायरुवेट CO2 से जुड़ करके पहला स्टेबल प्रोडक्ट OAA बनाता है। यहाँ पर एंजाइम क्या काम करता है, पेप्केज। तो ये 3 कार्बन कंपाउंड है, और बनने वाला कंपाउंड जो है 4 कार्बन। इसका मतलब प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर 3 कार्बन कंपाउंड है, ना कि 4 कार्बन। तो ये तो मुझे गलत दिख रहा है। और हाई टेम्परेचर पर ये रिस्पॉन्ड करते हैं, इनका ऑप्टिमम ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। रुबिस्को एंड पेप्केज दोनों इन्वॉल्व हैं CO2 फिक्सेशन। क्यों, यहाँ पे केल्विन साइकिल चलती है, तो यहाँ पे तो भाई साहब रुबिस्को ही काम करेगा, वहाँ पेप्केज। तो ये भी सही है। अब आपसे पूछा गया इनकरेक्ट, तो यही गलत है। तो यहाँ सेंटेंस ये होना चाहिए, तो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इस C3 कार्बन मॉलिक्यूल, और जबकि C3 कार्बन, दैट इज कौन, RUBP, याद रखिएगा, सेकेंड आंसर। लिखा है कि सेट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर हार्मोन्स। कुछ नहीं, आपको बताया गया था कि हार्मोन एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि बहुत अमाउंट में निकलते हैं, ट्रेस अमाउंट में निकलते हैं, और बहुत ही हाई लेवल का रेगुलेटरी कंट्रोलिंग इफेक्ट छोड़ते हैं हमारे शरीर पे। क्यों रेगुलेटिंग है, इनके बढ़ने से बीमारी होती है, इनके घटने से बीमारी होती है। मतलब अगर हाइपर सिक्रीशन हो तो बीमारी है, हाइपो हो तो बीमारी है, याद रखिएगा। हाइपर दोनों बीमारी होती है, और ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं। पहला तो यही सही है, हार्मोन्स आर ओनली नहीं। हार्मोन्स के नेचर की आप बात करेंगे, सबसे पहला नाम आएगा प्रोटीन्स का, पेप्टाइड्स का, आयोडोथायोनिन्स का, स्टेरॉइड्स का, प्रोटीन का। तो केवल ओनली स्टेरॉल और प्रोटीन्स नहीं होता भाई, आयोडीनेटेड भी होता है, और एमिनो एसिड डेरिवेटिव भी होता है। ओनली हाइपर सिक्रीशन नहीं सर, हाइपो और हाइपर दोनों से बीमारी होती है, गलत है। फिर लिखा पेनकियाज हाइपोथैलेमस केवल एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं, ये मिक्स ग्लैंड है, और ये आल्सो ए फोर ब्रेन का न्यूरल सिस्टम का एक पार्ट है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों केवल एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, क्योंकि इनसे हार्मोन ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन निकलता है, इनसे सोमेटोसिन ग्लूकागान और इंसुलिन निकलता है, लेकिन ये केवल एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये कहना गलत है। तो मुझे सिर्फ ए सही दिख रहा है, दैट इज थर्ड आंसर। अब लिखा सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर टिश्यू। आपको जब शुरू बताया गया था कि टिश्यू 4 प्रकार के थे, पहला था इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल। तो कनेक्टिव में भी फिर फर्दर 3 प्रकार का था, पहला था लूज, फिर उसके बाद डेंस, उसके बाद स्पेशल। स्पेशल में आपको मालूम है बोन, ब्लड और कार्टिलेज, और लूज में आप बात करेंगे एडिपोज और एरियोलर, और डेंस में डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर, और डेंस रेगुलर में टेंडन, लिगामेंट और डेंस रेगुलर स्किन में पाया जाता है। एडिपोज, एरियोलर, ये आपके लूज में आ गए। तो भाई लूज तो ठीक है, और कुछ टिश्यू फाइबर नहीं होता, ब्लड। ये बात याद है, जब आप कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हो तो उसमें 3 चीजें होती हैं। पहला तो फाइबर होता है, उसमें सेल होता है, उसमें मैट्रिक्स होता है। तो सेल ही फाइबर बनाती है, सेल ही मैट्रिक्स बनाती है, और मैट्रिक्स जो है मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। तो जब फाइबर की आप बात करेंगे, कोलेजन और इलास्टिन हो सकता है, लेकिन ब्लड एक ऐसा जिसमें फाइबर नहीं है, इसीलिए देखिए ब्लड फ्लूइड के रूप में होता है, उसको बोलते हैं फ्लूइड टिश्यू या स्पेशल। तो ये बात सही है, कुछ में एब्सेंट होता है। ब्लड इज द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम, नहीं ये बोन है भाई, ब्लड फ्रेम कैसे देगा, ये तो खुद लिक्विड है। फिर लिखा मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस बाय बोन, बिल्कुल सही है। तो आपसे पूछा है करेक्ट A B D, कहाँ गया आंसर, दैट इज। अच्छा नहीं, आपसे इनका देखिए, हमसे खुद गलत हो रहा था बच्चों। अब देखिए एक झोंक में मैंने ही एक झटके में ABD में ढूंढ रहा, जबकि ऐसा नहीं, ओनली C आंसर है। क्यों, आपसे इनका पूछा गया, तो हमारा आंसर क्या आएगा, दैट इज C, ओनली C। लिखा इंसेक्टा एंड मैमेलिया क्लास ऑफ फाइलम कार्टा, नहीं सर, इंसेक्टा तो आपका काकरोच का क्लास है, ठीक, और ये मॉस्किटो का क्लास है, ये मक्खी का क्लास है, ठीक।
और ये किसके फाइलम होते हैं, इनका फाइलम आर्थ्रोपोडा, और मैमेलिया तो आपको पता क्लास फाइल, तो ये गलत सेंटेंस है। प्राइमेटा और कार्निवोरा और ऑर्डर ऑफ क्लास मैमेलिया बिल्कुल सही, क्योंकि आपको पता है कि ऑर्डर के बाद जो नेक्स्ट हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो क्लास होती है। तो ये सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है, दैट इज थर्ड आंसर। अब देखिए फ्लैटेड ऑर्गेनिज्म में भी प्रोकैरियोटिक, और ये बिल्कुल सही है सर। आपको मालूम था बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में एक कैटेगरी थी स्पाइरिलम, जिसमें देखिए ढेर सारे फैल लगे हैं, मतलब वो प्रोकैरियोटिक हो गया। और यूकैरियोटिक फ्लैजिला तो आप दिख ही रहा है, यूग्लिना में दिख रहा है, डायनोफ्लैजिलेट्स में दिख रहा है, बिल्कुल सही है। फिर लिखा सेलुलोलेस ऑर्गेनिज्म में भी प्रोकैरियोटिक, बिल्कुल याद करिए माइकोप्लाज्मा की बात, माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक है, उसमें सेलुलोल नहीं है। और यूकैरियोटिक में देखिए पहला नाम यूग्लिना, दूसरा स्लाइम मोल्ड, तीसरा आपका स्पोरोजोवंस, और उसके बाद कौन सा, एनिमेलिया। तो यहाँ पर यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर नहीं पूछा गया, सिर्फ प्रोकैरियोट यूकैरियोट। तो पूरा का पूरा एनिमेलिया किंगडम आपका सेलुलोलेस है, यूग्लिना है, स्लाइम मोल्ड है, ठीक है, स्पोरोजोवंस है। तो ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही हैं, दैट इज फोर्थ आंसर। तो बच्चों यहाँ पे लिखा है कि फ्लैट ऑर्गेनिज्म में भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सही है, सेलुलोलेस ऑर्गेनिज्म में भी प्रोकैरियोटिक बिल्कुल सही है। तो दोनों सेंटेंस सही दिख रहे हैं। लिखा मेलपिगियन टिब्यूला स्केटरी आर्गन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल इंसेक्ट, बिल्कुल सही है। और इसी को आप फाइलम आर्थ्रोपोडा भी कह सकते हैं। इसका एग्जांपल तो आप जमाने से याद कर रहे हैं, कॉकरोच, जिसमें इसकी संख्या 100 से 150 होती है, सेंटेंस सही है। नेफ्रीडिया स्केटरी आर्सिलोमेट एनिमल, बिल्कुल ये फाइलम आपके एनिलिडा की बात हो रही है, और इसका मेंबर अर्थवर्म बिल्कुल सही है। दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही दिख रहे हैं। लिखा टेपवर्म, सिल्कवर्म, अर्थवर्म और नॉन कार्डेट्स, बिल्कुल सही है। क्यों, अर्थवर्म फाइलम एनिलिडा, सिल्कवर्म आपका आर्थ्रोपोडा, ये प्लेटीहेल्मिन्थ, ये तीनों सबके सब नॉन कार्डेट हैं। फिर लिखा जेली फिश का नाम होता ऑरेलिया, ये बात यार, ये फाइलम सिलेंटेटा। डेविल फिश, ऑक्टोपस, ये फाइलम मोलस्का। तो फाइलम मोलस्का और फाइलम आपका सिलेंटेटा ये आपके नॉन कार्डेट्स है। लेकिन फ्लाइंग फिश जो है ये ऑस्टिकथीज का मेंबर है, और इसको आप बोलते हो एक्सोसीटस। अब देखिए सबसे पहले फाइलम कार्डेटा को डिवाइड किया गया 3 सब फाइलम, यूरोकार्टा, सेफेलोकार्टा, वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा को 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया, एग्नेथा, ग्नेथोस्टोमेटा। और ग्नेथोस्टोमेटा को डिवाइड किया गया 2 सुपर क्लास, पाइसेस और टेट्रापोडा। अब इस सुपर क्लास पाइसेस के 2 फर्दर क्लास किए गए, कॉन्डिकथीज, ऑस्टिकथीज। ऑस्टिकथीज का ही सदस्य आपका क्या है, फ्लाइंग फिशेस का, मतलब ये कार्डेट है, ये नॉन कार्डेट नहीं है। तो मुझे पहला ठीक दिख रहा है, दूसरा गलत दिख रहा है। क्या आंसर आ गया, दैट इज सेकेंड आंसर। पहला सही है, दूसरा गलत है। तो पहला सेंटेंस सही है, दूसरा गलत है भाई। अब देखिए कुछ नहीं, ये क्वेश्चन इस बात पर है कि सबसे पहले आप डायग्राम पहचानिए, उनके फाइलम को जानिए, फिर उनके बाद जो स्ट्रक्चर्स दिए गए उनका क्या काम है। मुझे तो ये भाई साहब नेरिस दिख रहे हैं, ठीक, और ये किस फाइलम का सदस्य है, एनिडा का। इसमें स्केटी आर्गन, नेफ्रीडिया। आपको मालूम था कि रेस्पिरेटरी आर्गन का मैक्सिमम वेरिएशन आपको देखने को मिलता है आर्थ्रोपोडा में, क्योंकि रेस्पिरेटरी आर्गन स्पेशलाइज होकर के सबसे पहले आर्थ्रोपोडम बना। यहाँ बुक गिल है, बुक लंग्स है, ट्रैकियल ट्यूब है, कई है। तो बुक लंग स्कॉर्पियन में है, ठीक, ये फाइलम आर्थ्रोपोडा सदस्य है। और ये तो वर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेट में किडनी पाई जाती है। और इसी को ये आपका टर्टिल है, ये रेप्टिलिया, किडनी पाई जाती है इसमें। फिर देखिए ये आपका क्या लिखा है, ये स्पॉन्जिला है, ये फाइलम पोरीफेरा का सदस्य। इसमें आपका कैनाल सिस्टम पाया जाता है, जिसमें ढेर सारे ऑस्टिया होते हैं, एक ऑस्कुलम होता है। पानी के कैनाल सिस्टम के थ्रू पानी अंदर आता है, इसी पानी में रिप्रोडक्शन, इसी कैनाल सिस्टम के माध्यम से डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन सारी चीजें होती हैं। तो नेफ्रीडिया स्पेशलाइज स्ट्रक्चर इसमें नहीं पाया था, मतलब पानी के थ्रू ही सब कुछ होता है। ऑस्टिया के थ्रू इसके अंदर शरीर में पानी आता है, ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। तो कैनाल सिस्टम ही होता है जो इतनी चीज़ों में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन। तो यही गलत है, क्योंकि नेफ्रीडिया एनिडा करैक्टर है, ठीक है भाई। अब लिखा कि सेदा इनकट मैच, लिखा लार्ज डाइवर्सिटी स्ट्रक्चर, बिल्कुल मार्फोलॉजी में सबसे डाइवर्सिटी एंजियोस्पर्म पाई जाती है। आप खुद ही देखिए अपने चारों तरफ, आपको हर पेड़ पौधा अलग तरीके का देखा। आप गेंदे का पेड़ देख लीजिए, टमाटर, मटर, गेहूं, चना, बरगद, नीम, पीपल, हल्दी, यहाँ तक कि जितने पौधे, घास फूस, कैक्टस, आप देखिए मार्फोलॉजी में कितना स्ट्रक्चर है। आप 100% श्योर हो ही नहीं सकते कि कौन सा एंजियोस्पर्म किस तरह का है, मतलब मैक्सिमम वेरिएशन। बात को समझिए, वो आप पानी में पाए तो पानी के अंदर भी, पानी के ऊपर भी, पानी किनारे भी, ठीक। और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी आपको ये बताया गया था कि जैसे सपोज ये ग्राउंड पोजीशन है, जमीन है, एक बीज जमीन में गया, इसमें ऊपर स्ट्रक्चर पाया था प्लीम्यूल, नीचे रेडिकल, इससे निकली प्राइमरी रूट, प्राइमरी में निकला सेकेंडरी, ठीक, और इस सेकेंडरी में निकला टर्सरी, फिर टर्सरी कोऑर्डिनेट, ढेर सारा ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनता है इसी को बोले टैप रूट सिस्टम। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी रूट, टैप रूट सिस्टम। अब ये कहा गया कि मान लीजिए एक केस ये बना, एक केस ये बना, ये रहा ग्राउंड पोजीशन, यहाँ पर ये आपका
सीड जमीन में हमने डाला, और ये है आपका क्या चीज, रेडिकल, ये प्लूम्यूल, और जैसे ये प्राइम रूट निकला ये शॉर्ट लीव होता है, ये खत्म हो जाता है। तो जब ये खत्म हो जाता है बच्चों, तो अब देखिए यहाँ से आपकी स्टेम बढ़ रही है, इसी को आप बेस ऑफ स्टेम बोलेंगे, इसी किताब में लिखा बेस ऑफ स्टेम। तो यहाँ से ऐसे ऐसे करके फाइब्रस रूट निकलती है, इसी को फाइब्रस क्या लिखा है, ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। बिल्कुल ठीक है। अब ये कहा जाए कि रेडिकल के अलावा पूरे पौधे में कहीं से रूट निकल जाए तो उसको बोलेंगे एडवेंटिशियस, जैसे कि प्रॉप रूट है, जो आप देखते हो बरगद का नीचे जड़ है वो तो है ही, जो ऊपर से लटक रही है वो प्रॉप रूट, वो भी जड़ होती है, याद रखिएगा, और वो सपोर्ट देने का काम करता है। फिर उसके अलावा आप देखिए स्टिल्ट रूट मक्के में देखिए, फिर मॉन्स्टेरा में देखिए, तो ये एडवेंटिशियस है भाई, ये टाइप रूट सिस्टम नहीं, यही गलत है। क्या लिखा, इनकर्ड मैच। अब लिखा कि श्रद्धा इनकर्ड स्टेटमेंट, लिखा प्रोटोफ्लो में आपको मालूम था कि जब आप प्राइमरी जाइलम की बात करते हो, प्राइमरी जाइलम, तो इसके दो टाइप आपको मिलते हैं, एक होता है प्रोटोजाइलम और एक होता है मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम का डायमीटर थोड़ा छोटा रहता है, मेटाजाइलम का बड़ा रहता है, और इन्हीं की पोजीशन के हिसाब से हम एक्सार्क इंडार्क हम कहते हैं। अगर हम टीएस किसी स्टेम और रूट का देखें, अगर रूट में सबसे बाहर प्रोटोजाइलम है और सेंटर पे मेटाजाइलम, तो इसको बोलते हैं एक्सार्क। और जब आप स्टेम की बात करेंगे तो सेंटर पे बाहर सबसे बड़ा होगा और सेंटर पे छोटा, इसको बोलेंगे इंडार्क। इसका मतलब प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम प्राइमरी जाइलम की टाइप है, ना कि सेकेंडरी जाइलम की, ये याद रखिएगा। तो ये गलत हो गया। ऐसे ही प्रोटो, जब आप फ्लोएम की बात करेंगे तो प्रोटोफ्लोएम में नैरो सीव ट्यूब होती, मतलब छोटी इस तरह से, और मेटाफ्लोएम में बड़ी सीव ट्यूब होती इस तरह से। तो ये दोनों सेंटेंस सही है, यही गलत है। लिखा है कि से द इनकर्ड स्टेटमेंट इन एनिमल द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। बिल्कुल, आप ध्यान से देखिए, एनिमल टिश्यू जहां से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, वहां पे बात लिखी है कि किसी भी आप जो फंक्शन कोई सेल करता है उस हिसाब से उसका स्ट्रक्चर वेरी करता है। ठीक, अब लिखा फंक्शन ऑफ सीड एपिथेलियम इज टू मूव पार्टिकुलर म्यूकस ओनली, रैंडम डायरेक्शन नहीं, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराना होता है, ये गलत है भाई। फिर लिखा कोलेजन इलास्टिक, अभी मैंने बताया कि कनेक्टिव टिश्यू में ये फाइबर पाए जाते हैं, चाहे बोन हो, चाहे कार्टिलेज हो, चाहे एडियोलर हो, सब जगह ये फाइबर पाए, डेंस रेगुलर हो, डेंस रेगुलर, हर जगह ये फाइबर पाए जाते हैं। फिर लिखा न्यूरोग्लियल सेल जो होती है ये आपके नर्वस सिस्टम का पार्ट होती है, ठीक है, और ये प्रोटेक्ट करती है, सपोर्ट करती है न्यूरॉन्स को। इसके टाइप होते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लिया। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया, सेकेंड, यही गलत है। अब लिखा विद द कंटीन्यूअस इंक्रीज, आप खुद ही सोचिए कि टी टाइम 0 पर कोई रिएक्शन स्टार्ट हुई, यहाँ पर हमारे पास 10,000 मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के थे, और हमें पता कि एंजाइम की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ये है कि 100 मॉलिक्यूल पर सेकेंड वो बदलेगा किसमें, प्रोडक्ट में। मतलब 100 सेकेंड बाद टी टाइम 100 पर हमें पूरे के पूरे प्रोडक्ट दिख जाएंगे 10,000, और सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0। ठीक, लेकिन अभी ये तब है अगर इसी 100 सेकंड के दौरान हमने 10,000 मॉलिक्यूल और ऐड कर दिए, तो क्या जब पहले 100 सेकंड के बाद ही अगला एंजाइम फ्री होगा, मतलब हर सेकंड 100 मॉलिक्यूल बदल रहा है, इसका मतलब हर सेकंड एक एंजाइम फ्री हो रहा है। तो हमने 10 मॉलिक्यूल और डाल दिए, एक बाद 10 मॉलिक्यूल डाल दिए, मॉलिक्यूल हमारे एक है, तो क्या मॉलिक्यूल डालने से इस रेट ऑफ रिएक्शन 10,000 मॉलिक्यूल से 100 बढ़ाया, तो हमें क्या कितना 100 गुना बढ़ाया, हमारे सबके बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिविटी नहीं बढ़ती, क्यों, एंजाइम सबसे रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू उसका लास्ट रिएक्शन होता है, उसका टोटल नंबर होता है, कार्बनिक हाइड्रोजन की स्पीड रेट ऑफ रिएक्शन की करानी, इसका मतलब नहीं, इसका मॉलिक्यूल के बढ़ाने से ये नहीं कि एंजाइम मॉलिक्यूल 10,000 मॉलिक्यूल पर सेकंड बदलेगा। तो हमें क्या दिखेगा इसके बाद कि भैया एंजाइम एक्टिविटी जो इस कार्बनिक एक्टिविटी दी है वाली पर सबस्ट्रेट आप बढ़ाते चले जाइए, समय के बढ़ जाए, फिर ये कौन सा हमारे पास नहीं है, हर सेकंड 100 मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट बदलेगा, एक मॉलिक्यूल फ्री हुआ तो दूसरा बढ़ेगा। ठीक, आप 10 मॉलिक्यूल कर दिए, एंजाइम का काफी फर्क पड़ेगा, हमें लगा ये रेट ऑफ रिएक्शन एंजाइम की क्यों, क्योंकि हमने सबस्ट्रेट डाल दिया, हम जानते हैं सबस्ट्रेट को डालने के बाद हम एंजाइम की डिफाइन करना है, बिल्कुल सही लगातार सबस्ट्रेट बढ़ाने से एंजाइम की वृद्धि करके क्यों, एंजाइम मॉलिक्यूल का सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का स्ट्रेस का मतलब कितने मॉलिक्यूल थे, 100 मान लीजिए 100 सब बन गए, 100 के 1 सेकंड में 100 के मॉलिक्यूल डाले जाएंगे, तो हर सेकंड 1 सेकंड को डालेगा नहीं। ठीक है, तो नो फ्री मॉलिक्यूल, तो इसलिए इसका करेक्ट एक्सप्रेशन है याद रखिएगा, हमारे सबस्ट्रेट डालने से एंजाइम एक्टिव नहीं होगा, एंजाइम सबसे बड़ा के लिए उसका नंबर ऑफ एंजाइम की होती है। तो क्या करेक्ट एक्सप्रेशन है सर। अगर की श्रद्धा करेक्ट मैच कोई आपको पता क्रोमेटोफोर के लाभ के एक्सटेंशन होते हैं, ये एनालिसिस फोटोसिंथेसिस करने वाले एनालिसिस फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया, ठीक है, जैसे डी सफर में इलेक्ट्रोफिल पाया बैक्टीरिया लोफिल वेरी बात है, फोटोसिंथेसिस में एक्सटेंशन है, और पीएफ सर्फेस जो कि अटैचमेंट काम है, फिलिया अटैचमेंट में काम करता है। बैक्टीरिया आपको पता है कि जो आपका डीएनए है नहीं हो सकता, प्लाज्मिक वाला तो नेकेड एसिड क्योंकि है बिल्कुल सही, ए बी सी डी ये सब सही और याद रखिएगा। तो क्रोमेटोफोर क्या है, नेक्स्ट आता है एनालिसिस फोटोसिंथेसिस करने वाले आपका मतलब क्रोमेटोफोर काम करता है और काम की फोटोसिंथेसिस, ठीक है, एनालिसिस फोटोसिंथेसिस में ये आपको बैक्टीरिया को पाया जाता है एमसी और फिर आगे जाकर मैट्रिक्स सर्फेस फ्लक्स बिल्कुल ठीक है, जितने क्वेटिक आपके बैक्टीरिया इंसेक्ट बैक्टीरिया पूरे और ये ऑक्सीजन है और आपका जो लावा जो मतलब उसका भी होता है इंसेक्ट एक्वेटिक में हम लोग बस रेटा में तो इनलाइट से बिल्कुल सही फॉर्म होता है। फ्लैट टर्म में कोई जगह वाइज होता है जबकि इससे पहले ऐसे करता था हमारा प्रोग्राम, तो आगे लीडर जब करते हैं किसी को जाते हो तो क्या होता है, अब एक बार वॉल्यूम की टोटल कैपेसिटी निकालते हो, आप मान लीजिए कैपेसिटी निकालते हो तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम और फंक्शन, मान लीजिए मैं ऐसे हूं, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो बचा, बस अब जो बचा है वो क्या है, फंक्शन रेसिडुअल कैपेसिटी, और फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद
मतलब फोर्सफुली हम जितना निकाल सकते हैं बाहर, उसके बाद जो बचेगा उसको बोलेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये ठीक है भाई। स्पाइटिक कैपेसिटी कुछ नहीं सर, इंस्पाइटिक वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम है, थर्ड आंसर। लिखा आपको मालूम है कि जो जितना टॉक्सिक होता है उसमें उसको रिमूव करने के लिए पानी की उतनी ही आवश्यकता है। सबसे टॉक्सिक होता अमोनिया, तो मैक्सिमम वाटर यूरिया में, मॉडरेट वाटर, और मिनिमम वाटर किसमें, यूरिक एसिड में। और कार्टिन स्केटी प्रोडक्ट नहीं है ये आपके, ये तीन तो कभी नहीं होंगे। फिर देखिए सैक्रम एक कॉकिक सेक्स क्यों फ्यूज कर जाता है, पहले वर्टिबल कॉलम 33 होता है, बाद में 26 होता है, क्यों, क्योंकि ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं। तो एक एक दो होगा, ये गलत। अब आपने पढ़ा था रिप्स में 732 ट्रू फॉल्स फ्लोटिंग, तो ये पेयर है, याद रखिएगा भाई, ये पेयर्स होते हैं, मतलब पेयर मतलब जोड़े में है। तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 6 + 10 कितना, 10, ये सही है। तो आपसे पूछा गया करेक्ट मैच, दैट इज डी, ओनली डी, थर्ड आंसर। लिखा सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, माइक्रोस्पोरम एक पैथोजन है। हर वो जीव जो बीमारी काज करता है वो पैथोजन, वो बीमारी हर जीव जो हो सकता है, या मैकेनिकल कैरियर। जैसे कि आपने पढ़ा हाउस फ्लाई में, ये एंट अमीबा का मैकेनिकल कैरियर पैथोजन नहीं है भाई, याद रखिएगा। ये बीमारी काज नहीं करता, बीमारी फैलाता है। फिर प्लाज्मोडियम से आपको पता मलेरिया होती है, एस्केरिस से एस्केरियासिस होती है, माइक्रो से रिंगवर्म होता है, दैट इज थर्ड आंसर। ऐसे ही एडीज पैथोजन नहीं है, क्यूलेक्स आपका क्या बोलते पैथोजन नहीं है, याद रखिएगा। थर्ड एनोफ्लिस पैथोजन नहीं है। तो इनकरेक्ट मैच यही है भाई। फिर लिखा व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन आफ्टर मेनी स्पर्म रीच, जाहिर सी बात है ये बताया गया था कि सपोज दैट ये ओवम है और ये जोना पैलिसिडा, और इसके बगल में ढेर सारी, जब स्पर्म ढेर सारे ऐसे रीच
करते हैं, जैसे ही एक स्पर्म जोना पर टच करता है वैसे एक सिग्नल जाता है कि जितने आपके कॉन्ड्रोइडिया हैं वो तुरंत बंद हो जाते हैं। तो ये ऐसा पैकिंग करते हैं कि दरवाजा बंद करते हैं कि अब किसी को घुसने नहीं देना, ये स्पर्म को फंसा नहीं लेते हैं जाली की तरह। बात को समझिए, जैसे सपोज ये बंद हो गए ऐसे, अब ये बंद, ये ब्लॉक कर दिया, तो अब क्या होगा, पाथवे को, पाथ को ब्लॉक करता है, ये फांसता नहीं स्पर्म को। तो ऑल स्पर्म एक्सेप्ट वन नियरेस्ट टू द ओवम लूज, ये गलत है। और सेल्स ऑफ कॉन्ड्रोइडिया ट्रैप करता है, ट्रैप मतलब जाल की तरह फंसाता नहीं है, ये ब्लॉक करता है, रोकता है, इसलिए पहला सही है भाई। सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प्स वन स्पर्म इंटर साइटोप्लाज्म ओवम थ्रू जोना, पहला आंसर है। फिर लिखा ओनली टू स्पर्म नियरेस्ट द ओवम पेनिट्रेट, नहीं सर, ये आपका अनयूजुअल केस है। कभी कभी क्या होता है, दो स्पर्म पहुंच जाएंगे, तो ऐसा नहीं कि ट्विन सी कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि मान लीजिए एक ही ओवम है तो दो स्पर्म क्यों, उससे पॉलीप्लाइड ही हो जाएगा। बात को समझिए। तो भाई याद रखिएगा, ट्रैप नहीं करता, ब्लॉक करता उनके आने को, फर्स्ट आंसर। फिर लिखा है कि अब देखिए मैं कह रहा हूं सबसे पहला काम आपका ओवुलेशन चाहिए। ओवुलेशन के लिए पहले फॉलिकुलर डेवलपमेंट चाहिए, उसके लिए एफएसएच और एलएच। ओवुलेशन के बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, और मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके प्रोस्टान जितने भी है, प्रोस्टान, एस्ट्रोजन, इन सब का लेवल बढ़ेगा। और जैसे इम्प्लांटेशन हो जाता है उसके बाद एक हार्मोन निकलता है एससीजी। तो अब देखिए इम्प्लांटेशन हो चुका, मतलब जो एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनिंग है, तो एससीजी जो है वो थिकनिंग को नहीं स्टिमुलेट करता, प्रोस्टान करता है, गलत है। फिर हाई लेवल ऑफ एससीजी स्टिमुलेट सिंथेसिस, बिल्कुल, क्यों, ये एससीजी जो होता है ये प्रेगनेंसी के समय निकलता है, और जितने प्रेगनेंसी और सेक्सुअल कैरेक्टर को गवर्न करने वाले हार्मोन होते हैं फीमेल की बॉडी में, उनकी सेंसाइज को स्टिमुलेट, ये सही है, यही थर्ड है। हाई लेवल ऑफ एफएसएच, नहीं सर, एफएसएच एलएच तो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये ओवुलेशन में हेल्प करते हैं। और जैसे ही आपका फर्टिलाइजेशन हो गया, जितने भी आपके गोनेडोट्रोपिन एक्टिविटी होती है वो सप्रेस हो जाती है, नहीं होगा भाई। फर्टिलाइजेशन के बाद इन दो, अब देखिए हमारे शरीर में कुछ इस प्रकार से एडेप्टेशन है कि जिस हार्मोन का काम होगा, जिसकी रिक्वायर्ड होगी, उसी प्रकार से वो निकलेगा। हम कह रहे हैं इम्प्लांटेशन हो चुका है, अब हमें फर्दर मेंस्ट्रुअल साइकिल की रिक्वायर्ड नहीं है 9 महीने तक, तो जितने गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है वो सप्रेस हो जाते हैं उनकी एक्टिविटी। फिर लिखा हाई लेवल ऑफ एफएसएच, नहीं सर, थिकनिंग के लिए प्रोजेस्टेरॉन चाहिए होता है, इसी को बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन, याद रखिएगा, तो गलत है, थर्ड आंसर। अब लिखा प्रॉक्सिमल, ये तो जमाने से आप पढ़ते आए, नेफ्रॉन के पार्ट के लिए, नेफ्रॉन के अगर हम पार्ट करें तो पीसीटी, डीसीटी, बॉमेंस कैप्सूल, हेलने लूप, ये तो इन्हीं के पार्ट होते हैं भाई, याद रखिए। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल तो भाई आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का पार्ट है, ओविडक्ट का तो कोई मतलब नहीं, क्यों, इसी को आप अगर फैलोपियन ट्यूब मान भी लें तो इन्फंडिबुलम, इस्थमस, ठीक है, ये सब पार्ट है, वास डिफरेंस से कोई मतलब नहीं, थर्ड सेकंड आंसर नेफ्रॉन। लिखा विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, आपकी किताब में योगसैक दिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होते हैं एमनियन, कोरियन, एंटोस, योगसैक, इसका काम होता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में इरेथ्रोपोएसिस करना, दैट इज आरबीसी प्रोडक्शन। एमनियन का डेसिकेशन, सूखने से बचाना, और कोरियन का न्यूट्रिशन है, एलेंटोस का रेस्पिरेटरी या गैसेस एक्सचेंज है भाई। तो क्या आंसर आ गया आपका सेकंड, ये आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि आंसर में क्वेश्चन आया हुआ था इसलिए मैंने आपको दे दिया। और आप ध्यान से देखिए कि प्रेगनेंसी के समय वो हार्मोन का, प्रेगनेंसी के समय इम्प्लांटेशन का जो फीमेल का यूट्रस है उसमें योग सैक का जिक्र है, तो आपको बाकी के आपको पता होना चाहिए क्या चाहिए, एमनियन, कोरियन, एलेंटोस, और इसी एमनियोटिक फ्लूइड से आप पता करते हैं सेक्स ऑफ द बेबी, और क्रोमोसोमल एनोमली, जेनेटिक एनोमली पता करते हैं। तो कोरियन काहे के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, एलेंटोस गैसेस एक्सचेंज के लिए, तो दैट इज सेकंड। इन सबका अलग अलग, इसका मैकेनिकल सपोर्ट, डेसिकेशन सूखने से बचाता है और मैकेनिकल जर्क से बचाता है, सेकंड आंसर। और इसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, सेकंड आंसर। अब देखिए इतना तो आपको पता ही था कि जब आपने क्या देखा था, यहाँ पे मैंने देखा आपका दो सिनर्जिड, और ये मैंने ऐसे देख लिया, और फिर मैंने देखा आपका ये एग सेल देखा, और फिर मैंने देखा यहाँ पे दो पोलर न्यूक्लियाई देखा, और फिर मैंने देखा आपका 1 2 3 एंटीपोडल। तो मुझे क्या दिख रहा है, चाहे मैं नीचे से चलूं चाहे ऊपर चलूं, कहीं से भी चलूं, दो 3 न्यूक्लियाई मुझे यहाँ दिख रहा है, 2 न्यूक्लियाई यहाँ, 3 यहाँ, 3 2 3 ही होगा, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है।